हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। फटाफट से आ जाओ भाई, फटाफट से आ जाओ। सभी के सही बच्चे। हाँ जी। फटाफट से सभी के सही बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे और मुझे कंफर्म कर देंगे। इज ऑडियो वीडियो एब्सोल्युटली फाइन बेटा। तान्या, कमलेश, अविनाश, दीप, अभिषेक, विशाल सैनी, जतिन, देवेंद्र, अल्फा, महेश, विष्णु, सुरभि, दीप, प्रतीक्षे, आलिया सागर। हाँ जी। सो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारी आज की सुबह की क्लास में ऑफ सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग। एंड मैं हमेशा की तरह उम्मीद करूंगा आप सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही जोरों शोरों से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज है बेटा हमारा डाउट सेशन ऑफ द चैप्टर एडवांस अकाउंटिंग। आप लोगों को कल एक गूगल फॉर्म सर्कुलेट कराया गया था और उसके अंदर में आप लोगों को कहा गया था कि आप जो अपने जो भी डाउट्स हैं अमेलगमेशन चैप्टर के वो अपने पास फिल कर लीजिए, ताकि हम लोग आज अपने पास इस चैप्टर को अपनी तरफ से एक बार पूरे का पूरा एक बार वाइंड अप कर देंगे, ठीक है ना। नाउ मेरी बातें जरा ध्यान से सुनते जाइएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वैसे तो जो है डाउट्स मेरे ख्याल से कम होने चाहिए। मैं एक बार फॉर्म खोल के देख लेता हूँ शीट में कितने डाउट्स बच्चों के क्या क्या है। आई एक्सपेक्ट कि सेशन जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। वैसे भी आज जो बाकी क्लासेस है वो तो ऑफ है, यस, क्योंकि कमलेश बेटा आज पीडब्ल्यू का एक मतलब बैच लॉन्च वगैरह का इवेंट है, तो उसके लिए जाना भी है, तो निकलना है, नोएडा जाना है। तो आ, ध्यान से मेरी बात को जरा सुनते जाइए। आ, मैंने भी जाना है बेटा, मैंने भी जाना है दिल्ली। तो वो आप लोगों की क्लास की बात है। मैंने कहा आप लोगों की क्लास नहीं खराब होनी चाहिए, आप लोगों की क्लास बड़ी कीमती है। फाउंडेशन की क्लासेस ऑफ कर दी, बाकी क्लासेस सारी ऑफ कर दी जो भी होती है। बट मैंने कहा इंटर की यार सुबह वाले बैच की क्लास तो पक्का लेंगे, उनको हम अपने पास में जो है उनकी छुट्टी नहीं करेंगे। मैंने कहा इस बहाने चलो आपके पास जो है चैप्टर जो है वो भी हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा, ताकि मंडे से फिर नया चैप्टर शुरू कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलो जी। अभी मैं जरा शीट खोल लूं और देखते हैं कितने बच्चों के डाउट है। ओ तेरी, यार इतने डाउट्स होमवर्क के क्वेश्चंस के लेने के बाद भी भाई सब डाउट्स की तुमने तो झड़ी लगा दी। ये तब हाल है जब, चलो जी। आइए। हाँ, क्लासेस तो आपकी बाकी भी होगी। अरे मैं अपनी क्लासेस की बात कर रहा था, तुम्हारी तो क्लासेस है, इंटर के बच्चों की क्लासेस है सारों की, जहां तक मुझे लगता है। चलो अभी के लिए लेटस चार्ट। आ, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक एक करके बच्चे का नाम लेता जाऊंगा। मैं एक एक करके बच्चे का नाम लेता जाऊंगा, मैंने उसे अल्फाबेटिक वाइज कर दिया है जरा। एंड काफी बार कुछ बच्चों के डाउट्स कॉमन होते हैं, काफी बार कुछ बच्चों के डाउट्स कॉमन होते हैं। तो प्लीज आप सुनते जाइएगा कि मैं उस बच्चे का डाउट का रिप्लाई क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर वो कॉमन डाउट बाद में आकर आता है निकल के, तो फिर मैं उसे दोबारा टेकअप नहीं करता, मैं बता देता हूँ कि चलो ये वाला हमारा पहले पॉइंट डिस्कस हो चुका है, ठीक है ना। तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस विद द डाउट जो भी बच्चों के है। तो जी मैं यहाँ पेज नंबर 1 पे आ गया हूँ। एक बार के लिए जरा फटाफट से शुरू करते हैं हम लोग। चलो, तो सबसे पहला डाउट है यहाँ पे आ, आदर्श मौर्य का। जिन्होंने लिखा है, सर विल देयर बी एनी ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। प्रैक्टिस क्वेश्चन 17 ई। प्रैक्टिस क्वेश्चन 17 ई में बच्चे ने बोला है, बेटा पुरानी कंपनी में इसका कोई लेना देना नहीं होगा, ये अनरिकॉर्डेड जो एसेट है
क्योंकि अभी आपके पास में टेकन ओवर की बात वो बोल रहा है, उसने ये नहीं कहा कि इसको पुरानी में रिकॉर्ड कर, तो अनरिकॉर्डेड है वो तो दिख ही नहीं रहा। देखो अनरिकॉर्डेड ऐसे जो दिख नहीं रहा, अगर वो बाहर मार्केट में बेच के उसके पैसे आएंगे तो बाय कैश एंड बैंक डल जाएगा रियलाइजेशन में। पर ये तो परचेजिंग कंपनी लेगी, वो तो उसके बदले पीसी दे ही रही है, तो अलग से कुछ नहीं होगा, अलग से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां पर मैं आपका इसका कुछ भी पुरानी कंपनी बने, ये तो परचेजिंग कंपनी की बुक्स में दिखेगा, परचेजिंग कंपनी की बुक्स में जो एंट्री नंबर 2 होती है वहां पे दिखेगा इस एसेट को, और फिर बैलेंस शीट में दिखा देंगे, ठीक है ना बेटा। अगला है अजीत का, सर इफ ट्रांसफरी कंपनी रीवैल्यू इट्स एसेट्स and then all the assets are taken over at the revalued figures, will it be purchased as book value changes in the books of transferee company? And sir, it's my request, please hence write in a bigger font, actually I have a vision problem. चलो अजीत बेटा उसमें बाद में आता, क्योंकि अल्टीमेटली क्या मुझे होता है कि काफी चीजें ऐसी होती है कि जो एक पेज में दिख जाए, सो डोंट वरी। अब इन्होंने बोला कि अगर ट्रांसफरी कंपनी रीवैल्यू कर दिया देन ऑल दी एसेट्स आर टेकन ओवर एट रीवैल्यूड फिगर, तो बेटा आपका नेचर ऑफ परचेज इसलिए है ना क्योंकि उसने रीवैल्यू कर दिया। रीवैल्यूएशन किस दिन हो रहा है? जिस दिन वो टेक ओवर कर रहा है, जिस दिन वो टेक ओवर कर रहा है, तो टेक ओवर करके ही ला रहा है। और अब ट्रांसफर कंपनी नहीं, आपको ट्रांसफरर बोलना चाहिए कि ट्रांसफर कंपनी अगर पुराने को अपने रीवैल्यू कर रही है और फिर ला रही है, उसे बोलना पड़ेगा कि एक दिन पहले रीवैल्यू करे, उसके बाद वो सारे उठ के आ रहे हैं और वो रीवैल्यूड फिगर्स पे, तो वो मर्जर की बात हो सकती है कि वो उनके बुक वैल्यू होगी। पर अदरवाइज अगर टेक ओवर वाले दिन ही हम रीवैल्यू कर रहे हैं तो टेक ओवर के लिए ही कर रहे हैं, टेक ओवर के लिए ही कर रहे हैं, अगर उन्होंने करना हो तो पहले ही कर चुके होते, तो इस वजह से वो आपका नेचर ऑफ परचेज ही हो जाता है, ठीक है बेटा। अगला है आकाश पांडे का, असाइनमेंट क्वेश्चन 12th में, असाइनमेंट क्वेश्चन 12th में फर्स्ट पॉइंट डिबेंचर इशू प्रीमियम पर कर रहे हैं, वो ठीक है, पर टेक ओवर प्रीमियम पे कर रहे हैं ये नहीं लिखा था, तो वे टेक ओवर प्रीमियम पर क्यों किया है? असाइनमेंट क्वेश्चन 12 मैंने आई थिंक आप लोगों को एजम्पशन सारी बड़ी क्लियरली लिखाई होगी, ऐसा हो नहीं सकता कि मैंने एजम्पशन ना लिखाई हो। बेटा यहां पर मैं, ध्यान से सुनो, उसने लिखा है डिबेंचर इशू प्रीमियम पे कर रहे हैं। बेटा अगर डिबेंचर में अपने फेस वैल्यू 2 लाख के है और मैं उन्हें दे रहा 105 पे हूं, तो बेटा इनकी टोटल वैल्यू 2,10,000 नहीं होगी? तो ये ऑटोमेटिकली 2,10,000 ही टेकन ओवर वैल्यू होगी ना। मैं अपने वाले जो डिबेंचर दे रहा हूं वो 2,000 डिबेंचर दे रहा हूं, 100 वाले 105 के। उसने ये बता दिया मैं अपने वाले डिबेंचर तुम्हारे 2 लाख के है, मैं अपने वाले 2,000 डिबेंचर दे रहा हूं, 100 वाले 105 के, 2,10,000, तो तुम्हें 2,10,000 पे ही टेक ओवर कर रहा हूं, तभी तो ऐसे दे रहा हूं। तो वो क्यों बोलेगा? वो ये कहता ना अगर कि तुम्हारे वाले पार पे टेक ओवर है, अपने वाले सिर्फ प्रीमियम पे दे रहा हूं, तो मैं आपकी बात से सहमत होता, तो फिर मैं 2 लाख रुपए को डिवाइड बाय 105 करता बेटा, जो आप सोच रहे हो। पर यहां उसने बोल दिया कि परचेजिंग कंपनी के 2,000 डिबेंचर है, 100 वाले है, इशू 105 पर है, तो आ तो गई उसकी वैल्यू 2,10,000, तो ऑटोमेटिकली 2,10 बन गया ना आकाश पांडे बेटा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 20 में क्लियरली बोला है, अगला है आकाश भारद्वाज का, प्रैक्टिस क्वेश्चन 20 में क्लियरली बोला है कि गुडविल एलिमिनेट करनी है ओल्ड कंपनी की, पर न्यू कंपनी में सेकंड एंट्री में जो डिफरेंस गुडविल है कैपिटल आएगा वो क्यों नहीं लिया न्यू कंपनी की बैलेंस शीट में? है बेटा उस क्वेश्चन में ऐसा होगा ना पक्का कि गुडविल एलिमिनेट करने को बोला है तो पुरानी की नहीं आ रही होगी। हाँ तो ये हमने क्लास में बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन किया था, आई थिंक महल लिमिटेड और साइबर लिमिटेड के नाम का, कि गुडविल एलिमिनेट करनी है ओल्ड कंपनी की, तो हमने यहाँ पर में गुडविल को एलिमिनेट किया, हम गुडविल लेके नहीं आ रहे हैं, गुडविल एलिमिनेट नहीं कर रहे बेटा, गुडविल नहीं लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। और हमने यहाँ पर में वो डिफरेंस आ ही नहीं रहा है। इफ यू कंपेयर द नेट एसेट्स, मैंने आपको बोला भी था, आप जाके चेक करो, अगर इस क्वेश्चन में आप नेट एसेट्स वर्सेस वो निकालते हो पीसी, तो वो डिफरेंस आएगा ही नहीं, मैंने नोट लिख के दिया हुआ है देखो। अगर आप नेट एसेट्स को कंपेयर करोगे पीसी के साथ में तो डिफरेंस नहीं आएगा, सो कोई गुडविल कैपिटल अभी नहीं है, उसे वर्किंग नोट के तौर पे आप दिखा सकते हो, तो डिफरेंस आएगा ही नहीं बेटा, देयर विल बी नो डिफरेंस अक्ष भारद्वाज बेटा, कोई डिफरेंस होना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। आप निकाल के देख लीजिए, जो नेट एसेट्स है वर्सेस पीसी वो डिफरेंस नहीं है इसमें, वो जब वर्किंग नोट बनाया नहीं है, आप खुद भी देखोगे, हमने क्लास में जब किया था तो उसने स्पेशली बोला पीपी में एडजस्ट कर दो, तो वो हमने पीपी में एडजस्ट कर दिया था, पर इस क्वेश्चन में आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि वो डिफरेंस ही नहीं आ रहा, समझ रहे हो। अगला है अक्ष गुप्ता का, अक्ष गुप्ता है, सर अमेलगमेशन होमवर्क क्वेश्चन 28 में फोर्थ पॉइंट में जो इक्विटी इशू की है उनसे मिले कैश को क्या हम ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं क्या? नहीं, उसने ऐसा कहीं नहीं कहा था, मैंने आपको कल भी बोला था, हम कोई उन्हें थोड़ी ना कैश दे रहे हैं, वो तो बेटा ये कह रहा है कि हमने, बेटा हो क्या रहा है, दो कंपनियां बंद होने की कगार पे है, अगर वो आज बंद हो जाती है तो ऑटोमेटिकली किसी भी शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलेगा, समझो।
अब हो क्या रहा है कि इन्होंने बोला हम कंपनी या तो अपने आप को रिवाइव करने के लिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करती है, जहां पे सारे शेयर्स को 100 100 रुपए वाले को 10 10 रुपए में ले आते हो, 5 5 रुपए में ले आते हो, फिर ये लोग पैसा भी डालते हैं ठीक करने के लिए लायबिलिटी, वो होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। यहाँ बोला चलो ऐसा नहीं करते, खुद नहीं स्कीम पास करते, मिलकर नई स्कीम कंपनी बना लेते हैं। तो वहां पे इक्विटी शेयर्स की तो वहां पे वैल्यू थी ही नहीं, तो उन्होंने बोला अच्छा शेयर होल्डर तो हमें ही बनना है, तो हमें शेयर्स लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, नए शेयर इशू करते हैं, नए शेयर इशू करे और उसके पैसे आए तो धंधे में पैसे डले, तो पुराने को तो भूल गए। यहाँ को ये नहीं बोल रहा कि उनको पैसा दिया जा रहा है, वो तो उनको शेयर इशू कर रहे हैं फॉर कैश, तो बैंक टू शेयर कैपिटल ही है। गुडविल कैलकुलेशन बता दीजिए, गुडविल कैलकुलेशन क्या थी, एसेट्स वर्सेस जो कल बताया था बेटा, इसमें क्या करा जा रहा है, यहां देखोगे तो इस एंट्री का डिफरेंस है, ये उसके पीपी और करंट एसेट्स है, ये लायबिलिटीज और जो प्रेफरेंस वालों को कैपिटल दिया, इसका जो डिफरेंस है यही गुडविल निकल के आई। इसमें कैपिटल जब निकल के आई थी तो इन दोनों का डिफरेंस क्या बन गया, नेट गुडविल आ जाएगी बैलेंस शीट में, बस इतना सा हो रहा है अक्ष बेटा। तो ये इसकी में गुडविल बैलेंसिंग फिगर आ रही है, इसकी में कैपिटल आ रही है। अब ये जो गुडविल थी ना इस क्वेश्चन में 28 में मेरे प्यारे बच्चों, ये गुडविल जनरली क्या होता है, आप ये बोलते हो कैपिटल रिजर्व आपको समझ आता है, हाँ यार फायदा हो गया। गुडविल आप सोचते हो रेपुटेशन के पैसे दिए जा रहे हैं, यहां रेपुटेशन के पैसे नहीं थे, यहां कैपिटल लॉस था जिसे हम गुडविल में डेबिट कर रहे हैं। हेयर इट वाज कैपिटल लॉस, उसकी एसेट्स ही कम है, उसकी लायबिलिटी ज्यादा है, तो हेयर इट इज नॉट कि आई एम पेइंग समथिंग फॉर एक्स्ट्रा कंसिडरेशन, पे तो कर ही नहीं रहे। तो ये जो गुडविल यहां रिप्रेजेंट करी इट इज एक्चुअली कैपिटल लॉस, जिसे हम ओवर द पीरियड राइट ऑफ कर देंगे 5 सालों में। तो गुडविल आप कई बार बच्चे बोलते हैं रेपुटेशन के पैसे दिए जा रहे हैं, नहीं, यहां पे तो दे ही कुछ नहीं रहे थे, तो ये गुडविल रिफ्लेक्ट कर रही है आपके धंधे में नेट लॉस है, वो कैपिटल लॉस को रिफ्लेक्ट कर रही है, और एसेट्स आर लेस देन योर टोटल लायबिलिटीज, तो उस केस के अंदर में इस गुडविल को हम ओवर द पीरियड राइट ऑफ कर देंगे, वो है ये। अच्छा अगला है अमन का, सर गुडविल को लेकर क्लैरिटी दे दो, बैलेंस शीट में जो गुडविल है उसे नेट एसेट मेथड में कंसीडर करते हैं पर नेचर ऑफ परचेज में नहीं करते, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में गुडविल को लेकर कैसा ट्रीटमेंट होगा, इसको लेकर डाउट है। बेटा बात समझो, आपके पास में जब भी आपने नेट एसेट्स निकालने हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए निकालने हैं, नेट एसेट मेथड के लिए निकालने हैं, तो पुरानी कंपनी की किताबों में जो गुडविल दिख रही होती है वो हमेशा ही बताता है कि उसकी वैल्यू कितनी लगाई गई। कई बार तो दिख भी नहीं रही होती तो भी बोलता है गुडविल कैलकुलेटेड बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड या सुपर प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन मेथड, वो हमेशा बताता है, हमेशा बताता है उसकी कितनी वैल्यू है, या वो बोलेगा उसकी वैल्यू मत लगाओ। अगर वो दोनों ही नहीं बता रहा तो हम एज इट इज ले लेंगे, तो जितनी दिख रही है हम उतनी ही ले लेंगे, अदरवाइज वो हमेशा आपको बताता है कि उसकी कितनी वैल्यू ली जा रही है, उसकी कितनी वैल्यू ली जा रही है, ठीक है ना। अगला है सर इन बायबैक चैप्टर डेट इक्विटी रेशियो इक्विटी आल्सो इंक्लूड प्रेफरेंशियल आइडली, यस हाउएवर होता नहीं है कभी भी, पर यस जो आपका रिसोर्स रेस्ट होता है, डेट इक्विटी रेस्ट होता है, उसमें शेयर होल्डर फंड है, शेयर होल्डर फंड मींस मतलब शेयर कैपिटल मींस वहां पे पेड अप कैपिटल वर्ड यूज है, पेड अप कैपिटल मींस इक्विटी प्लस प्रेफरेंस अगर बोला जाए हम लोग, ठीक है ना। जो पहला टेस्ट होता था शेयर आउटस्टैंडिंग, वहां 25% ऑफ इक्विटी है, बाकी के लिए वो पेड अप कैपिटल वर्ड यूज करता है, और डेट इक्विटी है तो वो एक्चुअली में दैट मीन शेयर होल्डर फंड्स एंड दैट मीन शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो उसके इसके अंदर में शेयर कैपिटल मींस इक्विटी एंड प्रेफरेंस, ठीक है ना। हाउएवर इसको लेके कहीं पे ऐसा नहीं बोलूंगा कि इंस्टीट्यूट ने कहीं क्लैरिटी दी है, पर वर्ड यूज किया पेड अप कैपिटल, तो हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन असाइनमेंट क्वेश्चन 8 पॉइंट जी अंडरराइटर को पेमेंट करी थी तो टू बैंक, तो उन्हें राइट ऑफ क्यों किया कैपिटल डिडक्शन से, बेटा वो इसलिए खर्चा पे किया है, तो अंडरराइटिंग कमीशन टू बैंक एंट्री है, तो खर्चे को डेबिट किया है, तो खर्चे को राइट ऑफ कहां से करोगे, कैपिटल डिडक्शन से ही तो करोगे ना मन बेटा, या आप सीधे आप खर्चा स्कीम के अंदर पे करते थे तब भी तो कैपिटल डिडक्शन टू बैंक ही डालते थे, तो वही चीज आपके पास आ रही है। बट सर आउटस्टैंडिंग डिबेंचर पे करते तो टू बैंक किया, उन्हें राइट ऑफ क्यों नहीं किया, क्योंकि वो लायबिलिटी दिख रही है किताब में, आप रिकॉर्डेड लायबिलिटी को पैसा दे रहे हो तो लायबिलिटी टू बैंक करोगे ना, वो तो लायबिलिटी ऑलरेडी किताब में दिख रही है बैलेंस शीट में, ये लायबिलिटी दिख नहीं रही है, तो अलग से स्कीम में खर्चा हुआ है, तो खर्चा कोई भी पे करोगे बेटा तो खर्चे को राइट ऑफ करोगे ना। आप क्रेडिटर को पैसे देते हो तो क्रेडिटर टू बैंक डालते हो, आप सैलरी पे करते हो तो सैलरी टू बैंक डाल के पीएनएल में नहीं लेके जाते, क्योंकि क्रेडिटर कब के दिख रहे हैं, कभी पहले गुड्स खरीदते हो तो उसका खर्चा ऑलरेडी पीएनएल में चला गया, समझो, ठीक है। अगला डाउट है अंजलि का, सर इन क्वेश्चन 17 पॉइंट नंबर ई हाउ टू पास एंट्री for unrecorded asset in the books of I Limited and prepared shareholder account like entry of recorded liability is made, so what about unrecorded, बेटा उस क्वेश्चन ने कहीं ये नहीं बोला अंजलि बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, कि अनरिकॉर्डेड एसेट को पुरानी में दिखाओ, अगर वो पुरानी में दिखाने को बोलता है तो हमारे लिए फायदा होता है, तो हम बोलते हैं पहले एसेट टू पीएनएल और फिर एसेट को रियलाइजेशन में लेके जाओगे, तो उससे उतने से ही प्रॉफिट कम हो जाएगा जो पहले आपने बढ़ाया रिकॉर्ड करने में,
बट अनरिकॉर्डेड एसेट का रेलिवेंस हम पुरानी में कभी नहीं लेंगे जब तक वो स्पेशली ना बोले, सेम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का नहीं लेंगे, क्योंकि वो चीजें परचेजिंग हमने ले जाती है। जो हमने क्वेश्चन किया था वहां क्वेश्चन ने स्पेशली बोला था कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को एक्चुअल लायबिलिटी कंसीडर करो, तो इसलिए हमने पुरानी में जब डाला तो एक बार के लिए प्रॉफिट कम हुआ और उतने से ही रियलाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ गया, तो वो नॉक ऑफ हो गया। वरना पुरानी में अनरिकॉर्डेड एसेट, पुरानी में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का कुछ नहीं करना, क्योंकि वो तो परचेजिंग कंपनी लेके जा रही है, तो उसी की किताब में दिखेगा। पुरानी में तो सिर्फ किनका दिखना है, जो आपके पास चीजें दिख रही है। बट अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी परचेजिंग कंपनी नहीं लेके जा रही और कह रहा है पुरानी कंपनी खुद ही रियलाइज कर रही है, खुद ही पे कर रही है, तो वो बाय बैंक या टू बैंक आ जाएगा। बस ट्रांसफर में तो आएगा ही नहीं, वो दिख नहीं रहा, पर बाय बैंक टू बैंक कर दोगे। यहां बाय बैंक टू बैंक क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसे परचेजिंग कंपनी ने ही खरीद लिया, तो उसके बदले वो कंसिडरेशन दे रही है ना। ठीक है, अगला है अंजलि का, don't we have a specific doubt related to practice question but just want to confirm that when we compute intrinsic value from net assets available for equity then we take all assets and liabilities whether taken over or not. I'm just confused. बेटा इसमें कभी भी आपको क्वेश्चन में देगा नहीं कि कुछ टेकन ओवर नहीं है, पर आइडली ट्रू वैल्यू निकालने के लिए आप सारे लेंगे, चाहे टेकन ओवर है चाहे नहीं है, क्योंकि उसके हम नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी का मतलब होता है आज की डेट में अगर कंपनी बंद होती है तो बेसिकली हर व्यक्ति को कितने पैसे मिलेंगे, तो उसमें सारे आते हैं, सारे आएंगे। ठीक है ना, पर ये आपके पास क्वेश्चन है नहीं। अगला है अंकित उपाध्याय का, सर क्लास क्वेश्चन 12 का .3 सॉल्यूशन फाइल में अमाउंट को लेकर प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा कह रहा है क्लास क्वेश्चन 12 लिख रहा है सॉल्यूशन फाइल, क्या हो गया। .3 इसमें क्या दिक्कत है, .3 में इसमें बेटा हमने इक्विटी शेयर वालों को 20 रुपए पर शेयर कैश दिया था, तो इक्विटी शेयर 8,000 थे, इंटू 20 किया तो 1,60,000 कैश हुआ, और 8,000 शेयर है, एक के बदले एक दे रहे, तो 8,000 इंटू 140 के हिसाब से अपने शेयर दिए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आंसर सही था। आरती का है कैन यू प्लीज टेल मी पीसी ऑफ होमवर्क क्वेश्चन 12, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 12 में पीसी। अच्छा कह रहा है, तो बेटा ये तो हमने अपने पास क्लास में बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन किया था आरती बेटा, आप जाके देखेंगे, इसमें उसने यही बोला है प्रेफरेंस और इक्विटी को कैसे दिया जा रहा है। तो मैं यहां से आरती आपको बता देता हूं, देखो, तो यहां पर मैं क्वेश्चन बेटा बोला था प्रेफरेंस वालों को हम इक्वलेंट नंबर के 15% प्रेफरेंस शेयर देंगे लिटल के, हम 125 रुपए में फेस वैल्यू 100 के, तो अभी प्रेफरेंस वाले कितने हैं, ये है, ये 100 वाले हैं, तो ये लाखों में वैल्यूज है, तो ये 3.2 लाख है और 1.75 लाख है, पर अपने वाला कितने में दे रहे हैं, 125 में दे रहे हैं। तो अगर आप चेक करेंगे तो ये 3,20,000 शेयर हमने अपना दिया 125 में, और 1,75,000 दिया अपना 125 में, तो ये आ गया, इसको एक इंटू 1.25 करोगे, जितने नंबर ऑफ शेयर है इंटू हम अपना कितने में दे रहे हैं, 125 पे दे रहे हैं, वो क्वेश्चन ने बोला है। इक्विटी वालों में क्या कर रहे हैं, 4 इक्विटी शेयर देंगे हर एक के बदले हाई का, और 3 इक्विटी शेयर देंगे हर एक इक्विटी शेयर ऑफ लो के में, और अपना शेयर 35 पे दे रहे हैं, तो एक के बदले 4 दे रहे बेटा पहली कंपनी में, तो यहाँ पे कितने, ये 1,100, तो 10 लाख हो गए नंबर में, तो एक के बदले 4 दे रहे हैं, तो 10 लाख इंटू 4 40 लाख शेयर हो गए, और अपने वाला कितने में दे रहे, 35 में, तो ये आ गया। और दूसरे वाले केस में क्या थे, एक के बदले 3 शेयर दे रहे थे, तो यहाँ कितने शेयर है, 8.5 लाख शेयर है 100 के हिसाब से है, तो 8.5 लाख शेयर है, तो 8.5 लाख इंटू 3, तो 25,50,000 शेयर 35 रुपए में, तो ये आ गई पीसी आपकी, दोनों गाइड करेंगे तो आपकी पीसी आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये आपका प्रेफरेंस को और नेट पेमेंट मेथड लग गया ना, प्रेफरेंस को प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी वालों को इक्विटी, पर वो एक के बदले 4 एक के बदले 3 ऐसे करके दिखा है, प्रेफरेंस में सेम है और दे रहे 125 में, इसकी बाइफर्केशन हो जाएगी कैपिटल प्रीमियम में। अगला है अतुल सिंह नेगी का, सर अगर ओल्ड कंपनी में गुडविल दे रखी है और परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट मेथड से लग रही है तो क्या हम गुडविल को न्यू कंपनी की बुक्स में लेके जाएंगे, बेटा वो हमेशा उसकी वैल्यू बताएगा, हमेशा अगर नेट एसेट मेथड है तो उसकी वैल्यू अलग से बताएगा कि कितनी वैल्यू लगाई जा रही है, वो कभी ये बोलता ही नहीं है अलग से कि इसकी वैल्यू हम नहीं लगा रहे। ठीक है ना, इसमें यह जरूर होता है कि पीसी अगर आप नेट पेमेंट से लगा रहे हैं तो उस केस में जब सेकेंड एंट्री डालते हो हम अलग से गुडविल को इसलिए नहीं लिखते क्योंकि वो बैलेंसिंग फिगर ही आ जाती है, गुडविल या कैपिटल अभी। ठीक है ना, तो इसलिए वो हम अलग से नहीं लिखते। अदरवाइज अगर आप जो कह रहे हैं नेट एसेट मेथड है, पुरानी कंपनी की गुडविल दे रखी है और हमारे पास उसने अलग से वैल्यू भी नहीं लगाई,
तो आप नीचे नोट लिख देना कि उसकी वैल्यू सेम ही लगाई जा रही है, तो वो आ रहा है, तो वो आ रहा है। या तो वो अलग से हमेशा बताएगा या वो बोलेगा उसकी वैल्यू 0 है, वो कभी आपको छोड़ता ही नहीं है, ठीक है ना। वो कभी आपको वो छोड़ेगा ही नहीं, वो हमेशा बताएगा गुडविल की वैल्यू इतनी है, या बोलेगा एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन मेथड, तो वो उससे आप वैल्यू लगाएंगे, वो हमेशा ही बताता है। नेट एसेट मेथड में अलग से वैल्यू बताता है, ठीक है। नहीं बता रहा तो आप उसकी सेम वैल्यू लेके नीचे नोट लिख देंगे। अगला है आयशा वर्मा का। गुड मॉर्निंग सर, आई हैव सम डाउट्स इन अमेलगमेशन चैप्टर ऑन सर्टेन पॉइंट्स, इट विल हार्डली टेक 2 मिनट्स फॉर यू टू प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं, 2 मिनट क्या 4 मिनट लगा देंगे। इन क्वेश्चन 25 ऑफ असाइनमेंट क्वेश्चन 20 फेस वैल्यू का शेयर है, 22 पे इशू हो रहा है, 18 पेड अप है एंड 4 प्रीमियम है। देन 4 रुपीज 18 से क्यों जोड़ रहे हैं, 20 से क्यों नहीं? बेटा क्योंकि पेड अप 18 का मतलब क्या है, ये बात मैं पता नहीं क्लास में कितनी बार समझा चुका था आप लोगों को। बेटा पेड अप हमारा शेयर फेस वैल्यू 20 का है, पेड अप 18 है और प्रीमियम आपका 4 है। तो बेटा पेड अप का मतलब होता है आज मैं उस व्यक्ति से ये मान रहा हूं, आज मैं उस व्यक्ति से ये मान रहा हूं कि वो व्यक्ति को जो मैं शेयर का क्रेडिट दे रहा हूं वो 18 का दे रहा हूं। प्रीमियम तो अलग ही है, प्रीमियम तो अलग ही है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी जो बैलेंस 2 रुपए है, इसकी मैं उससे कल को कॉल मंगा सकता हूं। आज जो मैंने उसका धंधा खरीदा, उस धंधे के बदले जो शेयर दिया है, वो फेस वैल्यू वाले एक्सटेंड में 18 पेड अप का ही दे रहा हूं। कल को इसमें 2 रुपए की कॉल मंगा, ये प्रीमियम तो अलग से ऐड हो जाना है, आपने बस इसमें देखना इन दोनों में से कौन सा रेलिवेंट है। 18 प्रीमियम ने तो सेपरेटली ऐड हो जाना। आप 20+4 क्यों बोलेंगे? एक्चुअल में जो शेयर हो गया वो 20+4 करके 24 का हो गया, पर आज जो मंगा रहा हूं तो 22 ही मंगा रहा हूं। एक तरीके से आज तो 22 का ही हो रहा है, 2 रुपए की कॉल कल को हम मंगा लेंगे। बेटा बचपन में भी तो ऐसे ही करते थे, जब आप एप्लीकेशन लॉटमेंट कॉल करते थे तो बांटते थे, तो प्रीमियम तो जिस स्टेज में प्रीमियम तो एज इट इज ऐड हो जाता था, पर जो फेस वैल्यू का जितना हिस्सा है वो उस स्टेज में ही आता था ना, तो वो जितना हिस्सा उस स्टेज में आ रहा है वो पेड अप हो गया। अब ये 2 रुपए की फाइनल कॉल तो जब मंगाएंगे तब है। आज कितने के हिसाब से इशू हुआ? आज तो 18+4 22 के हिसाब से इशू हुआ। अगला है क्वेश्चन 26 ऑफ असाइनमेंट क्वेश्चन में न्यू बैलेंस शीट में मिथ लिमिटेड का गुडविल क्यों आया, जबकि वो नहीं है, पीसी का डिफरेंस था और ना ही पुरानी बैलेंस शीट में था। बेटा क्योंकि उसके एसेट टेकन ओवर है। अरे यार ये तो कल पता नहीं कितनी बार क्या लिखा था, एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट ऑफ ट्रूथ प्लस इफेक्ट ऑफ टेक ओवर एंट्रीज। तो टेक ओवर एंट्रीज में बेटा उसके सारे एसेट लायबिलिटीज टेक ओवर करके ला रहा हूं, तो उसमें गुडविल की भी तो कंसिडरेशन दे रहा हूं ना। इसमें ये जो शेयर्स इतने दिए है ये किसके दिए, इसी के लिए दिए, तो इसकी गुडविल तो उठ के आ गई ना एंट्री 2 में बेटा। नेट एसेट्स आ रहे हैं, तो जब उसकी मिथ की लिमिटेड गुडविल उठ के आएगी तो ऑटोमेटिकली सी बेटा वो तो किताबों में दिखेगी। भाई दूसरे कंपनी के तो गुडविल के पैसे दे रहा हूं उसको कंसिडरेशन, तो उसके नेट एसेट्स में गुडविल आ रही तो वो आएगी ना। ये तो पता नहीं कितनी बार हम क्लास में कर चुके। सर क्वेश्चन 18 ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन में सेकंड एडजस्टमेंट में कंसोलिडेशन का पॉइंट है, उसे अगर इन 1000 लिखेंगे तो 100 आना चाहिए, बट आंसर में 1000 कैसे आ रहा है, वो भी इन थाउजेंड्स में। बच्चा कह रहा है सर प्लीज मेरे डाउट को देखकर छलांग मत मारिएगा। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं फिर भी थोड़ी सी मारी देता हूँ। ये देखो कुछ नहीं हुआ मेरे को, छलांग मैंने मार दी क्योंकि मैंने खड़े खड़े ही छलांग मारी, कहीं और से मारूंगा फिर कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने क्वेश्चन 18 की बात करी। बेटा यहां पर मैं ध्यान से देखते जाना, हाँ जी। तो इस क्वेश्चन के अंदर में पहले तो बेटा रिड्यूस करके 10 रुपए पे ले जाओ शेयर को। हमारा शेयर है कितने के, हमारे शेयर है कितने के, 100 रुपए वाले हैं, इन थाउजेंड्स है। तो बेटा जो पहले शेयर्स है मेरे प्यारे बच्चे, जो पहले शेयर्स है 1000 थाउजेंड, तो 1000 और इन 1000, तो ये 10 लाख शेयर है, 10 लाख वैल्यू है। बात किसकी हो रही थी, बी लिमिटेड ने कह रही ना, तो बी लिमिटेड की बात कर रहे हैं। तो ये टोटल शेयर्स कितने, 100 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर है 100 वाले, ठीक है। अब मैं इनको किस पे लेके आया, 10 रुपए पे लेके आया पहले तो 10,000 शेयर है 100 वाले, इनको 10 रुपए पे लेके आया, 10,000 इंटू 10, और 90 रुपये आपका कैपिटल रिडक्शन में चला गया, ठीक है।
तो ये इन थाउजेंड के हिसाब से 3 3 जीरो कट गई, तो आपकी ये वैल्यू मैच हो जाएगी। अब मैंने क्या किया, जो 10,000 इंटू 10 है, इनको कंसोलिडेट कर दिया। आपके पास 10 10 रुपए के 10 नोट है आयशा बेटा, मैंने आपके 10 10 रुपए के 10 नोट ले लिए और आपको एक नोट दे दिया 100 का, उसे कंसोलिडेशन बोलते हैं। तो अब कितने शेयर हो जाएंगे, 1000 शेयर हो जाएंगे 100 वाले। तो बनेगा तो इतना ही, चेक कर लीजिए भाई। सब डिवीजन कंसोलिडेशन से कभी वैल्यू में फर्क थोड़ा आता है, वो तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं कम हो जाते हैं। ठीक है, चलो अगला है देवांशु अरोड़ा। सर इस क्वेश्चन में डिबेंचर के अमाउंट निकालने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो आई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है होमवर्क का। हाँ, तो डिबेंचर वाला हमने क्या बोला था, ये क्लास में किया था, वहां प्रेफरेंस है डिबेंचर बस। 15% डिबेंचर दे रहे पार पे, इनकम सेम होनी चाहिए, जो 8% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड है मतलब जो नेट एसेट्स है उसका 8% करना है, इज इक्वल टू डिबेंचर्स की वैल्यू उसका 15% करना है बस। तो यहां पर मैं क्वेश्चन नंबर 14, तो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली, ये आगे होगी रिवैल्यूड अमाउंट्स पे, इसका आपने 8% किया, तो ये वैल्यू आ गई इनका 8% करके, और इक्वल टू एक्स इंटू 15% है, तो इसको डिवाइड बाय 15% कर दीजिए, तो इतनी वैल्यू के डिबेंचर हो जाएंगे। इतनी वैल्यू के डिबेंचर दोगे तो उस पर जो इनकम आएगी ब्याज की वो 8% टर्न ऑन नेट एसेट्स होगी। ठीक है ना। अगला है दिवेंद्र का। सर प्रैक्टिस क्वेश्चन 13 में शेयर कैपिटल का अमाउंट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन 22 में पेबल इन कैश क्यू लिमिटेड का बता दीजिए। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 13 में ये रहा शेयर कैपिटल का अमाउंट, ये तो मैंने क्लास में बताया था वैसे, ये बिल्कुल क्लास का किया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले तो आप देखिए, जो आपने पीसी में इक्विटी शेयर दिए वो बेटा दिए 60 लाख शेयर्स और 45 लाख शेयर, तो इन दोनों को मिला के हो गए 1 करोड़ 5 लाख शेयर। तो 1 करोड़ 5 लाख शेयर तो आपके थे ही, ठीक है ना, वो तो है ही। उसका इंटू 100 इंटू 10 और इंटू 25 जो प्रीमियम है वो तो इधर आना ही आना था। और उसने आपको स्पेशली बोला था कि ऑथराइज कैपिटल 1.5 करोड़ जैसे है इक्विटी शेयर्स के, उसने बोला था कंपनियों को देने के बाद बाकी हमने पब्लिक को इशू कर दिए। तो बाकी जब आपने पब्लिक को इशू करे तो उसकी एंट्री भी क्या बनी, बैंक, क्योंकि यहाँ हमने अजम्पशन ली कि वो भी प्रीमियम पे इशू करे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये 45 लाख शेयर जो बचे रह गए, बचे कैसे रह गए 45 लाख, भाई टोटल में 1.5 करोड़ की ऑथराइज है, आपने दोनों कंपनी को मिला के 1 करोड़ 5 लाख के शेयर दिया, अभी भी 45 लाख बच गए ना। तो इंटू 35 रुपीज इंटू 10 रुपीज इंटू 25 रुपए, तो इसलिए सारे के सारे 1.5 करोड़ इक्विटी शेयर्स इश्यूड में आ जाएंगे ना, और उनका इंटू सारे का प्रीमियम भी आ गया। मैंने फिर भी बोला था अगर आप ये पब्लिक को जो इशू करे अगर ये पार पे मानोगे तो फिर वो एंट्री बैंक टू शेयर कैपिटल सिर्फ 10 से डलेगी, ठीक है ना। तो ये प्रीमियम उसका ना आता, फिर प्रीमियम ये वाला आता सिर्फ जो दूसरी कंपनी को दिया था, फिर ना बैंक उतने से बढ़ता, क्योंकि वो साइलेंट था कि जो बाहर पब्लिक को दिए वो किस पे दिए, ठीक है ना। और जो प्रेफरेंस है उसमें तो दिक्कत ही नहीं है, वो तो दोनों कंपनी के 4.5 लाख और 3 लाख करके कितना है, 7.5 लाख शेयर आ रहे हैं 100 वाले, और उनका प्रीमियम 160 रुपए का है क्योंकि वो 160 पे इशू हो रहे थे। तो इक्विटी वाले जो है दूसरी कंपनी को जो दिए वो तो है ही, प्लस जो पब्लिक को दिए, तो करके सारे इशू हो गए, ठीक है ना। और जो प्रेफरेंस है वो तो जो दूसरी कंपनी को दिए वही थे बेटा। और प्रैक्टिस क्वेश्चन 22 में पेबल इन कैश, ये बेटा आपने नेट एसेट्स में से जितना प्रेफरेंस और इक्विटी को दिया है वो करना है बस, ये हमने क्लास में किया था, यस सर, तो ये बताया था। तो आपके नेट एसेट जो आ रहे हैं दैट इज योर पीसी, इतना इतना है। अब इसमें से आप प्रेफरेंस और इक्विटी को जो दे चुके हो, ये प्रेफरेंस को दे चुके हो ये आ चुका है, ये इक्विटी को दे चुका है ये आ चुका है, इन दोनों को जितना जितना दिया वो माइनस कर दो, प्रेफरेंस प्लस इक्विटी को जो शेयर थी उनकी वैल्यू माइनस कर दी, और बाकी बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई, ये मैंने लिखी थी बैलेंसिंग फिगर
वो क्या की कैश। क्लास में जब क्वेश्चन किया था एक वो एल लिमिटेड के लिमिटेड का, उसमें वो 64,000 कैश आया था, वैसे ही यहाँ पे है, वो वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है, तो कोई फर्क की बात नहीं है, ठीक है ना। तो बिल्कुल डिटो सेम है। तो आपका टोटल पीसीआई नेट एसेट, क्योंकि उसने बोला था हमें उनके नेट एसेट मेंटेन करने हैं, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू मेंटेन करनी है, तो नेटवर्थ, तो उसके लिए उसने बोला जितने शेयर देते वो तो है, बाकी कैश दे देना इक्विटी वालों को, तो ये कैश आपकी बैलेंस फिगर आ गई, ठीक है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन 13 में देवेंद्र कह रहे शेयर कैपिटल 22 इन कैश, ये द्वारा लिखा था, सेम है। एकता का है डाउट, क्वेश्चन 17 पॉइंट ई की वाई लिमिटेड बुक्स में कोई एंट्री नहीं बनेगी क्या। प्रैक्टिस क्वेश्चन 17 में पॉइंट ई की वाई लिमिटेड में, ये एकता का डाउट है, ई की वाई लिमिटेड की बुक्स में कोई एंट्री नहीं बनेगी, कोई वैल्यू एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि इसका कुछ भी नहीं है, ये तो अनरिकॉर्डेड है, इसका कुछ नहीं होगा पुरानी कंपनी में, ठीक है ना। और कैपिटल्स अप टू गुडविल की नरेशन क्या बनेगी, कैपिटल्स अप टू गुडविल की एकता नरेशन बनेगी, बीइंग कैपिटल्स ऑफ नेटेड ऑफ विद गुडविल, बीइंग कैपिटल्स ऑफ नेटेड ऑफ विद गुडविल। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज लेते हैं, उसमें सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज लेते हैं, चाहे टेक ओवर हो कि नहीं हो, या सिर्फ टेकन ओवर लेते हैं, वो मैंने अभी बता दिया था। आइडिया आपके पास हमेशा उस क्वेश्चन में जनरली सारे ही होंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कि कभी वो नहीं बोलेगा, ठीक है। बट जो रियल वर्थ ऑफ द कंपनी उसके लिए आइडियली सारे ही लिए जाएंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन 22 में आईसीआई ने डेटस वाले पॉइंट गलत किया है, तो हमें पेपर में आईसीआई जैसे करके आया उसे भी वही आना है जो सही तरीका है। वो बेटा आइडली वो उस क्वेश्चन में जो हमने क्लास में कैल और के किया था, और जो होमवर्क में आपका तो जो ही मैंने दिखाया था, उसमें ये बोलूंगा कि आप जैसे आईसीआई ने किया 2 बार आप बिल्कुल वैसे ही कर दी, पर नीचे नोट लिख सकते हैं कि आइडली होना ये चाहिए था, ठीक है ना। क्वेश्चन 26 में नेचर ऑफ मर्जर होना चाहिए, क्योंकि लिक्विडेटर को सिर्फ इक्विटी शेयर ही इशू किए गए हैं और सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी बुक वैल्यू पर ली गई है। क्वेश्चन 26 में नेचर ऑफ क्या लिख रहा है बच्चा, बेटा इसमें गुडविल की वर्थ है ना, गुडविल की अलग से वैल्यू लगाई गई है, तो इस वजह से वो आपके पास में नेचर ऑफ क्या बन गया, परचेज बन गया, नेचर ऑफ परचेज बन गया, ठीक है ना। तो इस वजह से वो नेचर ऑफ परचेज आ रहा है, क्योंकि गुडविल की वैल्यू आप अलग से लगा रहे हो ना, इसीलिए वो आ गया बेटा, ठीक है ना एकता बेटा। आ, वो कहते हैं फैजल फैजल बेटा कहते हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, इसलिए कोई डाउट आता ही नहीं है, ना डाउट इंजन का उपयोग होता है, सारे पॉइंट क्लास में ही क्लियर हो जाते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे बच्चे कहाँ मिलते हैं, हो माय गॉड, इनको डाउट नहीं आता, बहुत ही बढ़िया। फातिमा, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 25, कैश की अमाउंट इन बैलेंस शीट। हाँ तो इसका तो नोट बना हुआ है, क्लास में भी तो किया था यार। 24 से लेके 28 तक में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि इन क्वेश्चंस को तो पता नहीं क्लास में कितना कर लिया था हमने। तो बेटा कैश में जो क्या किए थे, कैश में जो थे वो हमने जो प्रेफरेंस शेयर नए इशू करे थे और जो इक्विटी नए इशू करे थे उसका पैसा आ रहा था, फिर हमने जो पीसी में इनको कैश दिया और पीसी में इसको जो कैश दिया उतने उतने से माइनस हो गया, और एक हमने जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस पे करे थे वो माइनस हो गया। अंडर राइटिंग कमीशन इसलिए माइनस नहीं हो रही थी क्योंकि अंडर राइटिंग कमीशन इस क्वेश्चन वर्ड लिखा था पेबल, क्या लिखा था पेबल, तो इस वजह से वो अभी पे नहीं हुई थी, तो ये कैश अमाउंट हमारा आ गया, ठीक है ना। अगला कहते हैं हर्षित जोशी, कहता है इन प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 24 व्हाई डिड नॉट वी अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स even though it was mentioned that fixed assets are appreciated at 10 and 5% and investments are mentioned as non-current। oh my god बेटा आप बच्चे इतने इंटेलिजेंट कैसे हो सकते हैं। बेटा आप बच्चों को अगर ये पता हो, हमारे पास में वो ये कह रहा है इन्वेस्टमेंट्स नॉन करंट है और कह रहा है सिर्फ फिक्स एसेट्स को रीवैल्यू करना है, क्या फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स आती है, कभी बचपन में पढ़ा है। बेटा आप प्लीज समझिए, आप लोगों ने तो बैलेंस शीट सीख ली अब कंपनी की, इतनी बार कर ली। बेटा मेन बैलेंस शीट की जो हेडिंग है वो है नॉन करंट एसेट्स, इन्हें बैलेंस शीट बतानी पड़ेगी अभी। नॉन करंट एसेट में पहला आता था पीपी एंड इंटेंजिबल, इसमें आता है एक पीपी, इसमें आता है एक इंटेंजिबल, और फिर इन्वेस्टमेंट सेकंड आइटम है इसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। अब मुझे बताओ इसमें से फिक्स एसेट्स का नाम आप किसको बोलते हो, आप मुझे बताओ फिक्स एसेट्स का जो नाम है वो आप किसको बोलते हो।
फिक्स एसेट का नाम आप बोलते हो इसको एफए बोलते हो, फिक्स एसेट बोलते हो, या फिक्स एसेट आप इसको बोलते हो, क्योंकि तुम्हें कंफ्यूजन ही इस चीज की है। तो बेटा फिक्स एसेट जो है वो टेंजिबल और इनटेंजिबल का होता था, इसको फिक्स एसेट बोलते हैं, ये थोड़ी ना फिक्स एसेट है। तो फिक्स एसेट पहले इसका नाम था, पीपी और इनटेंजिबल का। फिक्स एसेट जो नाम है वो पीपी और इनटेंजिबल को बोलते थे पहले, अब उसका नया नाम क्या, पीपी एंड इनटेंजिबल। तो पीपी और इंटेंजिबल आएगा। इन्वेस्टमेंट तो कभी फिक्स एसेट रही नहीं, इन्वेस्टमेंट तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर आ रही है, वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, समझे मेरी बात। तो फिक्स एसेट जो वर्ड बोला जाता था वो पीपी टेंजिबल वाले और इंटेंजिबल वाले मिला के को बोला जाता था। तो आप इसमें भी अगर गलती करेंगे तो फिर कैसे चलेगा, यही मैं बात बार बार बोल रहा था। जब वो आपको क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट नॉन करंट और बढ़ाना सिर्फ फिक्स एसेट्स को है, तो फिक्स एसेट मतलब किसको बढ़ाना है, फिक्स एसेट मतलब किसको बढ़ाना है, मशीनरी को, लैंड को, बिल्डिंग को, फर्नीचर को, इनको बढ़ाना है। या अगर चलो इंटेंजिबल भी होते उनको बढ़ाते, पर आप इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ा दोगे, समझे बात। ये मेरे ख्याल से बहुत बच्चों को डाउट आ रहा था, अब मैंने आई थिंक बारीकी से क्लियर कर दिया है, टेक्निकली क्लियर कर दिया आपको, ताकि कंफ्यूजन ना रखना, ठीक है। अगला हितेन का, आई डोंट हैव क्वेश्चन रिगार्डिंग डाउट, आई हैव अ जनरल डाउट। सर जैसे सिलेबस आगे बढ़ रहा है मुझे लगता है कि मैं पिछले वाला चीजें भूल जा रहा हूँ, एनोस चैप्टर की रिवीजन करने का भी टाइम नहीं मिल रहा, तो इससे प्रॉब्लम को दूर कैसे करें। बस बेटा इस प्रॉब्लम को हितेन दूर करने का तरीका यही है, इस बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि ये सबके साथ है। बेटा जैसे जैसे आगे बढ़ोगे पिछले वाला लगेगा धुंधला, समझो। वो आपने कौन सा ऐसा है कि जिस दिन सिलेबस खत्म होगा मान लो उसी दिन दोपहर में जाके आईसीएआई को पेपर दे के आना है, कि तुमने जो 6 महीने 5 महीने 4 महीने में जो भी सीखा तुम्हें सारा आज ही बता देना है, तुम्हें याद होना चाहिए नहीं। उसके बाद अब कम से कम सिलेबस को 2-3 बार रिवाइज करोगे तो चीजें याद रहेगी, पेपर वाले दिन भी तो सुबह पढ़ के जाओगे, बात समझो। तो ऐसा नहीं होता कि जिस दिन सिलेबस खत्म हो गया तुम्हारी वैल्यूएशन उसी दिन हो रही है, कि तुम्हें याद रहना चाहिए। आप इन चीजों को दोबारा जब करोगे, रिवाइज करोगे, तो आप लोगों के पास में दोबारा फिर मजबूत होगी, समझे। हाँ, अगला है केशव का, एक्सप्लेन ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रॉफिट इंक्लूडिंग स्टॉक रिजर्व और अनसोल्ड स्टॉक। ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रॉफिट इंक्लूडेड, फोटो क्या डाली है, फोटो शायद कुछ और डाल दी मेरे को लग रहा है। देखता हूँ फोटो क्या डाली है बच्चे ने। बेटा तुमने लिखा एक्सप्लेन क्वेश्चन 26 की फोटो डाली है, आपने लिखा एक्सप्लेन ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रॉफिट इंक्लूडिंग स्टॉक रिजर्व और नो। अच्छा वो अलग कॉन्सेप्ट ही पूछ रहे हो आप केशव। ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन यार 25 से इनमें क्यों डाउट आ रहा है। बेटा नंबर ऑफ शेयर के लिए कल पूरा समझाया है, कितने कितने दिए जा रहे हैं, क्या ये मैंने डायग्राम नहीं बनाया था, मेरे को लगता है मैंने बनाया था, हाँ ये रहा, मिल गया, कल ही बताया था। देखो, तो बेटा यहाँ पर पी और क्यू की दोनों के नेट एसेट्स इतने इतने आ रहे थे, वो आपने निकाले थे, एक इनकी रेशियो का रोल आगे है। अब उसने बोला था जो टोटल पीस है उसमें शेयर कैपिटल सेम रहेगी जो पहले दोनों कंपनीज की है, तो वो दोनों कंपनीज की मिला के इतनी हो रही थी, तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। अभी इनको दोनों कंपनीज में कैसे डिवाइड करना है, वो उसने बोला रेशियो ऑफ नेट एसेट्स में, तो 3:2 की रेशियो में डिवाइड कर दिया। शेयर क्योंकि 10 रुपए का है तो उससे डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर आ गए, और अगर उसको आप शेयर से डिवाइड करोगे तो उसका प्रीमियम पर शेयर आ जाएगा, बस ये किया हमने क्वेश्चन में, ये मैंने कल पूरा बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर मारा, और स्टॉक रिजर्व का रेलिवेंस है, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को गुड्स बेचे थे विद प्रॉफिट, और वो गुड्स जब तक वो दिखा रहा था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, उसकी तो खरीद है, पर जब इकट्ठे हो गए तो अब खुद के ही स्टॉक में खुद का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो उसे माइनस करना पड़ता है, उसे बोलते हैं स्टॉक रिजर्व, तो उसको माइनस करना पड़ता है। तो उसके लिए बस हमने बात करी थी कि आपको क्या करना है, उतने से स्टॉक को कम करना, और वो क्योंकि सेलर की सेलिंग प्राइस पे होता है, तो इसलिए हमेशा प्रॉफिट का जो रेट लोगे वो हमेशा ऑन सेल लोगे, बेचा ऑलवेज ऑन सेल लोगे। तो जितना स्टॉक बचा है इनटू प्रॉफिट का रेट ऑन सेल, ठीक है ना। किशन का डाउट है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 22 पॉइंट नंबर 1 एंड 2। सर यहाँ पर हमने पेड अप वैल्यू 18 का शेयर इशू करा है,
इट मीन्स हम शेयर होल्डर को ओनली 18 रुपीज का बेनिफिट दे रहे हैं पर शेयर, बट हमने परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते समय 22 दैट इज इशू प्राइस से मल्टीप्लाई किया वाई, क्योंकि 4 का प्रीमियम है तो 18 + 4 करके 22 रुपए बनेगा ना यार। आधे बच्चे अभी तक उसी में लोटपोट हो ही जा रहे। भाई मेरे को बताओ, ला 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 ला, आज इनकी टेस्ट होगी फाउंडेशन की नॉलेज। बेटा मेरा शेयर एक फेस वैल्यू 10 का है, मैं कहता हूं मैं इशू कर रहा हूं इसे 15 में, तो मुझे बताओ कितने का हो गया? सर 5 का प्रीमियम हो गया। अच्छा मैंने कहा यार मैं ना पैसा ना स्टेजेस में मंगाता हूं, मैंने कहा मैंने एप्लीकेशन में मंगाए 2 रुपए, अलॉटमेंट पे मंगाए 8 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, और बैलेंस या चलो यहाँ पे ये 3 रुपए कर दिए थे, और मैंने बोला बैलेंस ऑन कॉल। तो सभी बच्चे मुझे बताएंगे मेरे पास कॉल कितने की होगी, कॉल कितने की होगी मेरे नालायक बच्चों? तो बेटा सर एप्लीकेशन में 3 है तो सिंपल वो फेस वैल्यू का हिस्सा है। ये कितना हुआ? ये 3 + 5 हुआ ना 8 रुपए, और ये बैलेंस ऑन कॉल कितना बनेगा? 4 रुपए बनेगा, ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। तभी तो शेयर आपका बैठ के वो पूरा 15 का इशू प्राइस हुआ ना। अब अगर मैं बोलूं कि यहां तक में कितना अमाउंट बना, तो यहां तक आप क्या बोलोगे? सर 11 रुपए ही तो पे आपके पास वैल्यू है टोटल में, पर 11 रुपए कैसे है आपके पास में? 11 रुपए कैसे है? 6 पेड अप है फेस वैल्यू का हिस्सा +5 प्रीमियम है, बस ये हो रहा है और क्या है। अब यहां पे भी वही था, 18 पेड अप है 4 प्रीमियम है तो 22 ही बनेगा यार। 2 रुपए की कॉल हम कभी भी बाहर में मंगा सकते हैं, हम अभी तक उसी पे अटके बैठे हैं। फिर कहते हैं हमने उनसे 4 रुपीज को कभी भी मंगा सकते, 4 नहीं 2 रुपए, उनको इसका बेनिफिट ही नहीं है। क्यों नहीं मिला? तुमने उसका धंधा खरीदा, शेयर प्रीमियम भी नहीं इशू हो सकता। क्या बच्चा लिख क्या रहा है यार किशन बेटा? बट ये परचेज कंसिडरेशन का पार्ट बन रहा है। वन मोर थिंग, यहाँ पर बोला है कि फेस वैल्यू 20 के शेयर को 4 प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं एंड 18 पेड अप है, देन आपने 22 इशू प्राइस से क्यों लिया इंस्टेड ऑफ 24? आज तो मुझे सच में लग रहा है अब तो मैं पक्का ही छलांग मार दूंगा सच में। अब मैं इससे ज्यादा और बारीकी से कैसे समझाऊं बेटा? जो वो पेड अप वर्ड लिखता है, पेड अप वर्ड जो होता है वो आपका फेस वैल्यू के एंगल से दे रहा है और प्रीमियम अलग से है। पूरे चैप्टर में देखते रहे शेयर प्रीमियम पे इशू होता है, प्रीमियम होता है हमेशा। हर क्वेश्चन में क्यों होता था? हर क्वेश्चन में हमेशा शेयर फुल्ली पेड अप वाला बेनिफिट ही देते थे। तो आप बोलते थे 10 का शेयर है, 10 ही पेड अप है, बाकी प्रीमियम भी है, तो आपको कभी लफड़ा ही नहीं पड़ा जीवन में। यहां उसने बस वो फेस वैल्यू के कुछ हिस्से को छोड़ दिया, इसलिए ऐसा हुआ। क्वेश्चन 10 फोर्थ पॉइंट डेटर, ये डाउट है लक्ष्मी जी का। अब लक्ष्मी के डाउट है, काफी सारे डाउट है लक्ष्मी जी के। लक्ष्मी जी ये क्लास में पॉइंट बताया था। ओह सर मैं उस समय सो गई थी जब आपने बताया था। अच्छा लक्ष्मी जी मैंने इसके 2 केसेस भी लिखवाए थे आपको स्पेशली, वो याद है? अरे सर वो भी नहीं लिखे, मैं फिर सो गई थी। चलो ये लो। तो बेटा यहां पर में उसने बोला था, देखो उसने बोला टोटल में डेटर है 380 के, उसके अंदर ये डेटर्स उसने ये बोला था कि हम डेटर्स को 5% कम पे टेक ओवर कर रहे हैं, पर साथ में उसने बोला है जो डेटर्स है उसमें 20,000 खुद का भी जुड़ा हुआ है। अब जो बेटा हमने लेके आने हैं वो है 380 के। इंटर रोइंग तो बाद में ही कैंसिल होगी, वो जाके नीचे देखो यहाँ कैंसिल होती है, वो तो बाद में होती है, टेक ओवर तो पूरे आते हैं। बट उसने बोला 5% कम भी करना है। अब जो 5% आप प्रोविजन बना रहे हो वो 380 पे नहीं बनेगी, वो 360 पे करने बनेगी। द रीजन इज क्योंकि 20,000 तो कैंसिल हो जाना है यार। तुम्हारे मैं डेटर लेके आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं तुम्हारे डेटर में 5% प्रोविजन बनाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है पैसे नहीं मिलेंगे, पर उसमें तुम डेटर मुझे ही दिखा रहे हो, तो मैं थोड़ी ना तुम्हारे पैसे मारूंगा, मैं तुम्हें क्रेडिटर भी दिखा रहा हूं, तुम मुझे डेटर दिखा रहे हो, तो हमारे आपस तो गुड डेटर हो गए ना। तो गुड डेटर पे तो कैसे प्रोविजन बन जाएगी? तो कैंसिल ही हो जाएगा। मैं तुम्हें कह रहा हूं 20 देने, तुम मुझे कह रहे हो तुमने मेरे से 20 लेने, भाई वो तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो तुम उस पर क्यों प्रोविजन बनाओगे? प्रोविजन तो उस पर बनाओगे जो आपके पास में बाहर वाले लोग हैं वो नहीं पैसा देंगे, खुद का तो कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए। अगला है क्वेश्चन 12 इन नोट्स टू अकाउंट्स, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेशन। लो भाई लो, ये तो सब बता चुका हूं, ये आपके पास में अभी बता दिए थे कि ये कैसे कैसे आए हैं, ये रहे,
ये इक्विटी शेयर अभी निकाले, प्रेफरेंस भी निकाले, क्वेश्चन 12 में बता चुका हूँ मैं बेटा, पहले ही बता चुका हूँ। क्वेश्चन 15 में डिबेंचर्स इशूड कैलकुलेशन, वो भी शायद मुझे लगता है मैंने बताया, 14 में बताया, 15 में बिल्कुल वैसा ही है। लो, ये 15 में वही है। तो नेट एसेट्स ये रहे, उसने बोला था इन पे 4% रिटर्न सेम रहनी चाहिए लक्ष्मी बेटा, जो 14 में था बिल्कुल। तो ये वो है, और अपने वाला हम 7.5% के देंगे, तो डिवाइड बाय 7.5, तो इसमें हो क्या रहा है, वही कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 4% शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिबेंचर का 7.5%, ये लो। तो जब आप निकालोगे तो एक्स निकल के आ जाएगा, ठीक है ना लक्ष्मी। और नोट्स टू अकाउंट में कैपिटल रिजर्व क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आपका वो डिफरेंस आ रहा है नेट एसेट्स वर्सेस पीसी का, तो आपके पास यहाँ पर में वो नेट एसेट्स वर्सेस पीसी का जो डिफरेंस है वो ये है। तो अगर आप चेक करोगे, ये रहे उसके नेट एसेट टेकन ओवर जो आपने निकाले, और वर्सेस पीसी दे रहे हो इतनी, तो पीसी कम दे रहे हो, तो दोनों जगह क्या आ गया आपका, ये कैपिटल रिजर्व आ गया 540 का, ठीक है ना। फिर अगला है क्वेश्चन 20 में एरियर्स ऑफ डिविडेंड का पॉइंट लक्ष्मी। बेटा यहाँ पर मैं वो बस इतनी सी बात बोल रहा है, बिल्कुल क्लास का साइबर और महल वाला क्वेश्चन था, जिसमें उसने बोला था प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उनका डिविडेंड भी है 3 सालों का पीरियड में, वो फॉरगो कर देंगे 2 साल का। अब वो कंटीजेंट एबिलिटी तो पुराने की बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा, पर हम उसके बदले उनको दे रहे हैं कुछ। कह रहा है जो 1 साल का डिविडेंड है उसके बदले इक्विटी शेयर दे देंगे पार पे। तो 1 साल का डिविडेंड जो भी बनेगा, अब टोटल ये कितना बनता है, 60,000 के है, 60,000 का 9%, और एक ही साल का है, दो का तो भूल जाओ। तो 60,000 का 9% बना 5,400। तो 5,400 का बेटा हम उनको क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर दे रहे हैं। अब ये दे किसको रहे, प्रेफरेंस वालों को, तो बीसी का पार्ट हो गया भाई, दे तो प्रेफरेंस वालों को रहे हैं, और ये किताब में दिख नहीं रहा, उनका देना पिछले 3 सालों का इकट्ठा हो चुका है। मैंने बोला 2 साल का तो भूल जाओ, 1 साल का जो बचा हुआ है उसके बदले में तुम्हें दे रहा हूँ। तो 1 साल का जो बचा हुआ है उसके बदले जो मैं दे रहा हूँ वो आपका पीसी का पार्ट हो गया, क्योंकि वो इक्विटी वालों को दे रहा हूँ। तो परचेजिंग कंपनी जब अपनी तरफ से देगी तो टू शेयर कैपिटल में 5,400 आ जाएगा। पुरानी कंपनी के केस में क्या होगा, 60,000 के बदले उनके लिए पीसी में ज्यादा आ रहा है, वो 65,400 आ रहा है, तो वो बाकी डिफरेंस रियलाइजेशन में चला जाएगा, क्योंकि डिविडेंड दिख थोड़ी ना रहा है किताबों में, बस वो चीज़ है। सेम क्लास में क्या था। अगला है क्वेश्चन 22 इन पीसी इक्विटी एंड कैश कैलकुलेशन, ये आई थिंक मैं समझा चुका हूँ। हाँ ये मैं समझा चुका हूँ, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। क्वेश्चन 24 में इन नंबर ऑफ शेयर्स इशूड डिफरेंस इन कैलकुलेशन, ये मैंने क्लास में बेटा बताया था, मैं फिर से बताता हूँ बेटा। यहाँ पे आपने डिवाइड जब 15 से किया था क्वेश्चन नंबर 24 में, तो बेटा वहाँ पे इन डेसिमल आ रहा था। जब इन डेसिमल आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, ये पूरा क्लास में समझाया हुआ है, बच्चा शायद रिकॉर्डेड है, और वो जब क्लास में डाउट्स डिस्कस होते हैं तो वो पूछ मतलब सुनता नहीं होगा, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर में जो हमने पीसी देनी है वो सिक्योरिटी वालों को इतना देना है। अब शेयर डिवाइड बाय 15 करोगे तो इतने शेयर आ रहे हैं लक्ष्मी बेटा। क्या हम शेयर फ्रैक्शन में दे सकते, नहीं दे सकते। तो आप शेयर कितने ही दोगे, 26,466 इतने ही दोगे। तो इंटू 10 और इंटू 5 बाइफरकेट होगा कैपिटल प्रीमियम में। अब जो ये 0.67 का हिस्सा हुआ, मतलब ये टोटल अमाउंट जो बनता है ये तो इतना ही बनता है, पर देना था 397 इनका, तो 10 रुपये किस में आ गया, कैश में आ गया, दूसरी कंपनी का नहीं आ रहा। और जब डिबेंचर्स भी कन्वर्ट करे तो उसमें भी ये हुआ कि ये इतने डेसिमल में आगे करके, तो इसमें भी ये डेसिमल को इग्नोर करेंगे। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन इग्नोरिंग द डेसिमल एंड राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ होता है 0.5 से कम है पीछे, 0.5 उससे ज्यादा आगे, मैं कह रहा हूँ इग्नोर, क्योंकि आप ज्यादा तो दे दोगे दिक्कत हो जाएगी ना, ज्यादा तो देना ही नहीं, उतने तक का ही देना है, या उससे कम है तो बाकी कैश में दे दिया। ज्यादा दे दोगे तो वो थोड़ी ना आपको कैश देंगे, उनका सही नहीं, वो तो कंपनी बंद हो रही है, समझे। तो यहां पर मैं इतना इतना आ गया, तो ये इतना हो गया टोटल, और अपने देना कितना था 50,000, तो बाकी डिफरेंस 5 रुपए कैश आ गया, तो इतने से कैश कम हो जाएगा, ठीक है ना। अगला डाउट है मनीष का, सर होमवर्क क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट बी एंट्री 2, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 7 ये है मनीष का। सेवन पार्ट बी एंट्री 2। ये रहा शायद मेरे ख्याल, हाँ। तो नेचर ऑफ परचेज में पूछ रहा बेटा, एंट्री 2 में क्या होगा बेटा,
सारे एसेट्स आ रहे हैं, सारी लायबिलिटीज आ रही है, रिजर्व्स उठ के नहीं आएंगे। तो रिजर्व्स उठ के नहीं आएंगे आपके पास, तो सारे एसेट्स आ गए, सारी लायबिलिटीज उठ के आ गई क्योंकि नेचर ऑफ परचेज है। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा एंट्री का, कैपिटल रिजर्व आ जाएगा बेटा। अब गुडविल कैपिटल रिजर्व बनेगा ना, तो यहाँ कैपिटल रिजर्व आ रहा है। इसी तो आप निकाल ही चुके थे, सारे एसेट्स आ गए, सारी लायबिलिटीज आ गए। तो उस केस के अंदर में डिफरेंस क्या बन गया, कैपिटल रिजर्व बन गया, क्योंकि नेचर ऑफ परचेज है। बट स्टैट्यूटरी रिजर्व अलग से उठ के आएगा, तो उसके अलग से एंट्री डाली है इसीलिए। ठीक है ना, तो वो चीज आ गई। फिर क्लास क्वेश्चन 7 में अगर पॉइंट नंबर 3 और 5 नहीं होते तो क्या तब भी नेचर ऑफ परचेज होता है? क्यों? क्योंकि वो रीवैल्यूड प्लांट मशीनरी और नेचर ऑफ मर्जर होता है एज वी रीवैल्यूड बिफोर टेकन ओवर। हाँ बेटा मोहम्मद जहीर बेटा, फिर वो हम बोलते क्योंकि उसने बोला स्पेशली कि बिफोर टेक ओवर डिविडेंड दे दिया, बिफोर टेक ओवर रीवैल्यू कर लिया, तो वो बात होती। ठीक है ना, अदरवाइज आप कैसे नहीं, तो वो खुद ही बोल रहा है, वो उसके इसमें खुद ही बोल देगा, वरना नेचर ऑफ परचेज मान लो। तो उससे आप अगर आप देखो चीजों को हटाई जाओगे क्वेश्चन में जो लिखे, तो ऑटोमेटिकली फिर दूसरे की कंडीशन पूरी हो जाएगी ना। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 15 में डिबेंचर्स का पॉइंट बता दीजिए। ये सेम तो नहीं है, हाँ ये मेरा सेम है, मैं बता चुका हूँ सेम है। नमन बेटा। अगला है नारायण का। प्रैक्टिस क्वेश्चन 25 में एबी लिमिटेड ने दोनों कंपनीज को इन टोटल 591 का कैश पे किया है। इसका उसके एबी लिमिटेड के कैश एंड बैंक में कोई रेलिवेंस क्यों नहीं आया? आया तो है, माइनस किया तो है, जितना पैसा उसने शेयर इशू करके आया था उसमें से माइनस ही तो किया था। अब देखो जाके उसके नोट में बड़ा क्लियरली है। और एक जनरल डाउट ये है कि सर मेरे को क्वेश्चन सॉल्विंग में टाइम काफी लगता है, इसको कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ? बेटा वो प्रैक्टिस से होगी सिर्फ, नारायण बेटा वो सिर्फ प्रैक्टिस से होगा, और कोई तरीका नहीं है, और कोई जुगाड़ नहीं है, कोई दवाई नहीं है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, मैं क्यों कहता हूँ प्रैक्टिस होगा, आप ये मत सोचो कि आपकी लिखने की स्पीड बढ़ जाएगी, ऐसा थोड़ी ना होता है। बच्चे जनरली जिस स्पीड पे लिखते हैं वही स्पीड होती है, बट आपका जो थॉट प्रोसेस है ना उसमें फर्क पड़ता है। जब आप क्वेश्चंस को हाथ से सॉल्व नहीं करते तो आपको कई बार पता नहीं चलता क्वेश्चन का फ्लो कैसा है, पर जब आप उस चैप्टर के क्वेश्चंस को करते हो खुद अपने हाथ से, तो आपका वो प्रोसेस बिल्ड हो जाता है क्वेश्चन को करना कैसे, मतलब मैंने पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या देखना है। तो जैसे ही आपको यह पता चल गया कि क्वेश्चन के क्या क्या स्टेप्स है, इस टाइप के क्वेश्चन में ये ऐसे फ्लो में चलना है, इस टाइप के क्वेश्चन में ये ऐसे फ्लो में चलना है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो वो अगर मैं बोलूंगा जो खराब वाला टाइम है जो थॉट में निकल रहा है, वो उतना टाइम आपका सेव हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करने से आपको फ्लो ऑफ क्वेश्चन के बारे में पता चलता है। मैं नहीं कह रहा आप नॉर्मल स्पीड से आपको सुपर स्पीड लिखने की बढ़ जाएगी, आपको रॉबर्ट बन जाओगे, स्पीड बढ़ जाएगी, वो ऑब्वियसली थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है, बट वो परसेंटेज बहुत कम है। मेन आपका फर्क कहाँ आता है, मेन आपका फर्क आता है जब आप क्वेश्चन खुद करते हो अलग अलग चैप्टर्स के, तो आपको फ्लो ऑफ क्वेश्चन याद हो जाता है, फ्लो ऑफ क्वेश्चन पता चल जाता है। ठीक है ना। अगला है नरेंद्र प्रताप का। सर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 26 में बैंक ओवरड्राफ्ट को करंट लायबिलिटीज में नहीं डाल सकते, और डाल सकते हैं तो क्वेश्चन टैली कैसे होगा? आप बैंक ओवरड्राफ्ट को बेटा वहां पे भी डाल देंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है अदर करंट लायबिलिटीज में, तो उतने से बैंक कम नहीं होगा, उसमें क्या दिक्कत है? तो टैली तो बैलेंस शीट में वैसे ही हो जाना है, आप नेटिंग ना करो। आप ये कह रहे हो, बच्चा कह रहा है क्वेश्चन 26 में बैंक ओवरड्राफ्ट को करंट लायबिलिटीज में डालना है, डाल दो, कौन मना कर रहा है आपको? तो उतने से बैंक जो माइनस माइनस करके लिखा हो, बैंक माइनस करके नहीं होगा। तो आप यहां से माइनस मत करो ना बेटा, तो ये वैल्यू ज्यादा दिखेगी, ये 1560 प्लस 540 करके दिखेगा, और फिर आप इधर दिखाओगे 540, तो बैलेंस शीट में तो टैली होना ही होना है, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस शीट टैली फिर भी हो जाएगी बेटा। ठीक है, आप कर सकते हो, नेटिंग मत करो। नीलम का है प्रैक्टिस क्वेश्चन 18, सर सॉल्यूशन बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में 20,000 शेयर्स तो अदर देन कैश है, बट बैलेंस 1,000 शेयर बी लिमिटेड के कैसे आए? वो मैंने अभी बताया था आपको, बी लिमिटेड के 1,000 शेयर जो आपके पास वैल्यू थी, जो उसने अपनी कैपिटल क्या करी थी आपके पास में, रिड्यूस करी थी और फिर कंसोलिडेट करी थी बेटा। ठीक है ना। तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चन 18 नीलम बेटा। मुझे तो ये भी नहीं पता, आधे बच्चे डाउट लिख देते हैं, वो अब डाउट सेशन सुन भी रहे कि नहीं सुन रहे, पता चले मैं नितिन सर की ड्यूटी लगा दी, अरे कुछ ना कुछ लिख देते हैं, सर लगे रहेंगे इस बहाने, हमें मजा मिलेगा। हमें बड़ा परेशान करते हैं यार, एक तो टीचर्स बहुत पढ़ाते हैं हमारे को, मजे लेने के लिए क्या करते हैं, ऐसे रैंडम डाउट डाल देते हैं, हम सुनेंगे भी नहीं सर ने क्या क्या समझाया, पर हमने डाउट डाल दिया, सर की ड्यूटी लगा दी हमने, सर दिहाड़ी पे लगे पड़े, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। चलो, तो यहाँ पर मैं बेटा
ये जो बैलेंस शीट मांग रहा है तो बी लिमिटेड की किताबें मांग रहा है, ए को तो टेक ओवर कर रहा है अभी, ए को तो टेक ओवर कर रहा है, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में 20,000 शेयर। हाँ, ये अदर देन कैश किसकी है, जो आपने दूसरी कंपनी को दिए, एक के बदले एक करके, ठीक है ना। और आपके खुद के कितने आ गए थे ये देखो, ये आ गए थे 1,000 शेयर, ठीक है ना। तो वो करके टोटल में आपके 21,000 बन गए ऑफ 100 ईच। तो लो देखो। और थर्ड पॉइंट वो कह रहा है, समझ नहीं आया, वो यही बोल रहा है ए लिमिटेड वालों को एक के बदले एक शेयर दे रहे हैं, तो इसकी कैपिटल कितनी थी, इसकी कैपिटल 20 लाख है। 20 लाख मतलब 20,000 शेयर 100 वाले, और हम अपने 20,000 शेयर ही दे रहे हैं 100 वाले। तो उसने यही बोला है पीसी में, एक के बदले एक दे रहे हैं, तो उसके 20,000 शेयर हम अपने भी 20,000 ही दे रहे हैं। तो वो लिखा है, वो पीसी बता रहा है, एक के बदले एक। एक मेरे नाम का बच्चा है, वो कुछ और ही आगे बात चला गया लेके। वो कह रहा है नितिन है करके बच्चा, प्लीज क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म। वो बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जब मैं एएस नंबर 1 कराऊंगा, एएस नंबर 19 कराऊंगा। मैंने जब एग्जांपल देखा तो उसमें लिखा था कि बिल्डिंग पे डेप्शन पीएनएल में लेसी शो करेगा, नॉट लेसर। ये बेटा आपको लेसी लेसर का वर्ड तो समझ ही नहीं आएगा अभी, क्यों, क्योंकि ये आपके पास मैं समझाऊंगा एएस 19 में, ये सारी बात एएस 19 में होगी। तो वो एक स्पेशली फाइनेंस लीज होता है, उसमें होता है। अब इसमें आप क्या है, आप नॉर्मल केस बोल रहे हो ना, तो दिक्कत आ रही है। आपको लीज कौन सी है उस पर फर्क पड़ता है। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म फाइनेंस लीज में होता है, ना कि ऑपरेटिंग में। अब कहाँ बातें अमेलगमेशन की चल रही है, जहाँ कहीं और लेके बेटा बातें, सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपको सब समझ आ जाएगा। पारस सिंगल ने पूछा है सर ऐसे तो कोई डाउट नहीं है, बट एक जनरल चीज क्वेश्चन को करने में लिटरली बहुत टाइम लगता है, उसके बाद भी गलत निकल जाता है, एकदम छोटी छोटी मिस्टेक्स, मोरल गिर जाता है, पेपर में कैसे होगा, व्हाट विल आई डू। डाउट नहीं है, इमेज फॉर्मेलिटी के लिए करनी पड़ती है। हाँ मैं समझ गया, ये मैंने बताया था बेटा। आप लोग बेटा समझिए, आप ये चीजें चैप्टर जीवन में पहली बार कर रहे हैं बेटा। जब क्लास 1 क्लास 2 में एबीसीडी मैम ने सिखाई थी, नर्सरी वगैरह में आपने चीजें सीखी थी, वो भी आपके पास मुश्किल लगती थी। पता नहीं आपने कितनी बार प्रैक्टिस करी, और आज जब आप इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हो तो आप पूरे सक्षम बन जाते हो। तो बेटा यहाँ पर हमें, आप अभी पहली बार अभी कर रहे हो, तब आप चीजें कर रहे हो, फिर आप कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन होगी, पेपर वाले दिन पढ़ के जाओगे तो आपको फ्लो पता चल जाता है, आपको चीजें रिवाइज करके आपको समझ आता है कैसे करना है, फिर क्यों गलतियां होगी। प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, अभी चीजें समझना जरूरी है, स्पीड इज नॉट इंपॉर्टेंट। स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाएगी जब आपको फ्लो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों से मत घबराओ, ये हर बच्चे के साथ होता है। पीयूष, स्टैट्यूटरी रिजर्व ओल्ड कंपनी के शेयर अकाउंट में ट्रांसफर होता ही है, स्टैट्यूटरी रिजर्व मैंने लिखवाया हुआ है। रिजर्व चाहे जो मर्जी हो, स्टैट्यूटरी या नॉर्मल है, वो पुरानी कंपनी तो क्लोज हो रही है, तो वो शेयर होल्डर अकाउंट में ही ट्रांसफर, क्योंकि जो भी कमाए हुए प्रॉफिट्स है, चाहे वो स्टैट्यूटरी है चाहे जो भी है, वो अल्टीमेटली पिछले सालों के कमाए हुए प्रॉफिट है जो अलग से रिजर्व में दिख रहे हैं, तो वो इसलिए शेयर होल्डर अकाउंट में ही जाके खत्म होते हैं, वो क्लोज कर रहे हो किताबें, क्लोज कर रहे हो, ठीक है। फिर प्रणय ने बोला क्लास क्वेश्चन 13, पिछला पीयूष का था, ये वाला प्रणय का डाउट है। क्लास क्वेश्चन 13, सर एक कंफ्यूजन है, आपने कहा था कि ओल्ड कंपनी की बुक्स में नेचर ऑफ परचेज एंड मर्जर डजंट मैटर, एंड इन ओल्ड कंपनी बुक्स लेजर अकाउंट एट द एंड हम इक्विटी शेयरहोल्डर्स को बैलेंस शीट में जो बचा होगा वो ट्रांसफर करते, बट इन केस ऑफ मर्जर ओल्ड कंपनी के ऑल रिजर्व एंड सरप्लस ट्रांसफर होते, तो ओल्ड कंपनी की बुक्स में रिजर्व बचेंगे ही नहीं। अरे यार फिर से वही सेम बात पूछ ली प्रणय ने। बेटा बात वही आ रही है प्रणय, हम किताबें बंद कर रहे हैं, क्लोज करके आप उसे रियलाइजेशन के थ्रू भी रूट करोगे तो भी वही आएगा। रियलाइजेशन में डालोगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट ने भी इक्विटी शेयरहोल्डर में जाना है। आपको क्या लग रहा है, अच्छा रिजर्व तो परचेजिंग कंपनी ले गई, हाँ डाल दो उसे रियलाइजेशन में, बाय रिजर्व्स लिख दो रियलाइजेशन में, फिर प्रॉफिट रियलाइजेशन का बढ़ जाएगा, और वो प्रॉफिट भी कहीं ट्रांसफर करो, इक्विटी वालों में। दैट आर ओनली क्लोजर ऑफ बुक्स, दैट आर ओनली क्लोजर ऑफ बुक्स, ठीक है ना। लाइक इन क्लास क्वेश्चन 13, पी ने क्यू को अब्सॉर्ब किया नेचर ऑफ मर्जर, तो वी की बुक्स में इक्विटी शेयर अकाउंट में पीएल डेबिट क्यों ट्रांसफर हुआ, मैंने बोला ना आपको, आप ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन में, खाता पड़ा है किताब में कहीं तो भेजोगे, तो आप उसे थ्रू रियलाइजेशन रूट कर दो, या आप डायरेक्टली भेज दो, बात तो वही है। एक रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस है, एक वो आपके पास में किस चीज का है, जो पहले का पड़ा हुआ प्रॉफिट लॉस है, आप उसे थ्रू रियलाइजेशन लेके आओगे, उतने से रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस कम ज्यादा हो जाएगा, उसने भी इक्विटी वालों में जाना है, ठीक है ना। अगला है प्रणीत का डाउट है, सर आई हैव अ डाउट इन द टेस्ट विच वाज कंडक्टेड इन द प्रीवियस वीक ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, आई हैव अपलोडेड अ इमेज इन दिस रिगार्ड। सर इन द गिवन केस इन द आंसर सॉल्यूशन प्रोवाइडेड द लैंड एंड बिल्डिंग हैज बीन डेप्टेड बाय रुपीज 2 लाख, however the value of land and building is 12.5 and appreciated value is 32 लाख,
Therefore, there is an increase of 19.5. It does not match with the answer solution provided. In the question number 16 of practice, there is an intangible asset. Should we assume it to be goodwill as there is no information regarding it? फिर कह रहा है सर दिस इज द बेसिक डाउट आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट सर व्हाइल वी आर पासिंग जर्नल एंट्री वी राइट जनरेशन बीइंग व्हाट डज इट मीन? अच्छा बेटा वो सिर्फ एक नरेशन लिखने का एक चीज है कि वो जो घटना हुई है वो किस चीज के लिए है, वो उसलिए हम लिखते हैं कि आपने क्या किया। कई बार तो आप सिंपल सी बात बोलते हो कि डायरेक्टली ही बोल सकते हो गुड्स सोल्ड फॉर दिस मच, गुड्स परचेज, पर हम वो बीइंग इसलिए लिखते हैं ताकि वो एक चीज की वो चीज हुई, इसलिए आप बोलते हो कि बीइंग गुड्स सोल्ड, कि हमने गुड्स बेचे, हमने गुड्स खरीदे, ठीक है ना। तो आप वो कर लो। विकास बेटा आप जाके सिंपल सो जाओ, आप रहने दो। सर यू आर वंडरफुल टीचर, लव यू, थैंक यू। बेटा ये जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाले डाउट्स है मुझे एक बार के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं टीम से देखूंगा, एक बार चेक करके आपको बता पाऊंगा। प्रणीत बेटा मैं इसे अभी नहीं टेकअप करूंगा, मैं टीम से बोल दूंगा, आप डाउट इंजन में भी डाल देना इस चीज़ को, डाउट इंजन में जाके डाल दो, और मैं टीम से बात करता हूँ और मैं इसके वाले एक बार क्वेश्चन पेपर और सोल्यूशन फाइल दोनों चेक करता हूँ और फिर उसके बाद आपको बताता हूँ प्रणीत, ठीक है। मैं आपके वाले डाउट को आप अभी पेंडिंग रख लीजिए, आप डाउट इंजन में डालना, मैं टीम को बोलूंगा कि वो मेरे से बात करे और फिर मैं देखता हूँ कि वहाँ उन्होंने क्वेश्चन में क्या किया और उसके आंसर में उन्होंने क्या डाला है, ठीक है, डोंट वरी। प्रीतम का डाउट है प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी में कैपिटल्स ऑफ क्यू शेयर कैपिटल वर्सेस पीसी का डिफरेंस नहीं आया। बच्चा लिखना क्या चाहता है? हाँ प्रीतम बेटा अभी तो बताया बेटा, वो किस में आता है, मर्जर में आता है, क्योंकि मर्जर में रिजर्व्स भी आते हैं। परचेज में कहाँ आते हैं रिजर्व्स, क्या आप उसका डिफरेंस ले लोगे? वो जो शॉर्टकट सिखाया था शेयर कैपिटल वर्सेस पीसी का डिफरेंस वाला तरीका, वो सिर्फ किस में लागू होगा, मर्जर में होगा, क्योंकि मर्जर में सारे रिजर्व्स भी आ गए, तो शेयर कैपिटल नहीं दिख रही, उसके बदले पीसी दिख रही है। पर परचेज में तो हमेशा ही हमेशा क्या होगा, आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ वो नहीं होगा मैच। अगला है प्रीतम विश्वास का, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 25 में कैश एंड बैंक की कंप्यूटेशन में अंडरराइटिंग कमीशन क्यों नहीं आया? क्योंकि वो पे ही नहीं हुई, वो वर्ड पेबल लिखा था, इसलिए वो आउटस्टैंडिंग दिख रही है अदर करंट लायबिलिटी में। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 27 में पॉइंट ए में कैश का ट्रीटमेंट, तो वो कैश का ट्रीटमेंट प्रीतम बेटा मैंने क्लास में समझाया था, वो जितना कैश पढ़ा है पहले से वो, फिर आई थिंक उस क्वेश्चन के अंदर में आपके पास क्या हो रहा था, आ, हमने डिविडेंड पे किया था तो वो माइनस हो गया, और जितना आपने प्रॉफिट कमाया है वो मैंने पूरा एग्जांपल लेके समझाया था, जितना प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन है उतने से कैश भी तो बढ़ेगा। बेटा आप कह रहे हो 3 महीने पहले आपकी इतनी वैल्यूज थी, 3 महीने बाद आपने इतना प्रॉफिट कमाया, तो जो प्रॉफिट कमाया कोई चीज में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो उतने से कैश ही बढ़ेगा, उतने से कैश ही बढ़ेगा ना बेटा, तो ऑब्वियस ही बात है। तो इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ आ रही है। पहले जो चैप्टर हो गए उनका वन शॉट रिवीजन कैसे करूं, वो यूट्यूब पे बेटा मैराथन वीडियो सारी डली हुई है, अगर आप करना चाहते हो कभी जल्दी किसी चैप्टर को रिवाइज, तो मैंने सबकी डाली हुई है, ठीक है ना। तो रिवीजन वीडियोस जो है वो मैंने आप लोगों के ट्रैकर में भी डाल के ऊपर लिंक्स डाले हुए सारे, मैराथन 1, मैराथन 2, मैराथन 3। अभी आपको आवश्यकता नहीं, वो बाद के लिए है, ठीक है ना, बट फिर भी अगर कोई बच्चा पूछता है तो वो उसके लिए है, ठीक है ना। रश्मि का है क्वेश्चन 7 एंड 17 होमवर्क क्वेश्चन का इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट नोट्स टू अकाउंट्स में, तो 7th का तो बेटा ये था इक्विटी शेयर कैपिटल, ये रही, यहाँ 3.5 लाख शेयर है, इसके खुद के जो है वो भी ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक्स लिमिटेड के खुद के कितने हैं, 50 लाख है, प्लस हमने 3.5 लाख और दिए 35 लाख के, तो टोटल कितने हो गए, 8.5 लाख हो गए ना। देखो बेटा पहले 5 लाख शेयर उसके खुद के थे, 3.5 लाख शेयर हमने दूसरी कंपनी को दिए, ये अब्जॉर्प्शन का केस है, तो टोटल हो गए 8.5 लाख। सेम तरीके से प्रेफरेंस में पहले कितने खुद के हैं, 22 लाख, मतलब 2200 हजार हो गया आपके पास में, तो ये 22 लाख है। तो ये 22,000 14% अलग से आ गए, और जो दूसरी कंपनी को हमने ज्यादा दिए थे 10% फालतू में, तो उसको पीसी में आपने लिखा भाई था, तो 18,700 दिए थे, तो 18,700 आ गए 15% वाले, तो ये भी आपको दिख जाए, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया, और 17 में 17 में भी सेम ही है, एक्स वाई को एब्जॉर्ब कर रहा है,
तो 30 लाख तो वही, और दूसरी कंपनी को कितने दिए? तो यहाँ हमने इनको 1,20,000 दिए थे, मैंने निकाले भी थे, आपको कंप्यूट करके ही बताए थे। तो उसके पहले से कितने हैं? 3 लाख शेयर है 30 लाख के, और 1,20 दूसरे को दिए है। तो 3 लाख प्लस 1,20 करके कितने हो गए? एब्जॉर्प्शन है ना। तो 4,20,000 हो गए, जिसमें से 1,20,000 दिन कैश है, ठीक है ना। और वैसे ही प्रेफरेंस है, ये 3,000 है 100 वाले, तो 3,000 तो ही, प्लस 3,300 जो हमने इनको दिए 100 वाले, तो 3,000 प्लस 3,300 करके वो ऐड करके आगे 6,300, ठीक है ना। हाँ जी। असाइनमेंट अगला है रोशन श्रीवास्तव का, क्वेश्चन नंबर 17, स्टॉक रिजर्व क्लास का। ये आई थिंक वो वाला बोल रहा है जिसमें हमने शायद कम भी किया था, क्लास में पूरा डिटेल में बताया था बेटा आपको पॉइंट ये। इसमें बेटा क्या हो रहा था, नॉर्मल समझो, 60,000 के गुड्स 80,000 में बेचे थे, अभी भी उसमें से 50 के बचे थे। तो बेटा मैं सिंपल दोबारा से बता देता हूँ, अगर 80,000 के जो गुड्स है उसमें कितने का प्रॉफिट है? 20,000 का प्रॉफिट है। तो जो 50 के बचे रह गए उसमें कितना है? 20/80 इंटू 50,000, तो 12,500 हो गया। नॉर्मल केस में स्टॉक रिजर्व मेरा यही होता 12,500, पर हो क्या रहा है, मैं उस कंपनी के सारे एसेट लायबिलिटीज को लेके आ रहा था बुक वैल्यू लेस 10% में। तो एक्चुअली में वो गुड्स जब मैं लेके आया तो उसमें टोटल जो थे वो तो 1,10 के थे, जिन्हें मैं 10% कम करके 99 पे लाया, उसी में एक 50,000 के गुड्स है ना। तो वो जो 50,000 के गुड्स है वो 10% कम होके कितने पे उठ के आ रहे हैं? 45 में। तो आप 5,000 तो पहले ही कम लेके आ रहे हो ना उसको, तो अब उसके अंदर में जो प्रॉफिट एलिमेंट है वो 5,000 से तो कम हो जाएगा। भाई 50,000 में 12,500 का है, पर जब मैं वो चीज लेके ही 5,000 कम से आ रहा हूं तो अब उसके अंदर प्रॉफिट एलिमेंट भी तो 5,000 से कम हो गया ना। तो अब प्रॉफिट एलिमेंट कितना रह गया उसके अंदर में? 7,500 का, बस इतनी सी बात है क्वेश्चन में। क्योंकि मैं उसके गुड्स को लेके ही कम पे आया हूं, तो लेके ही जब कम पे आया हूं तो ऑलरेडी उतने से तो वैल्यू ही कम कर दी ना बेटा मैंने, ऑलरेडी उतने से वैल्यू कम कर दी। अब मैं चीज आपको बोलता हूं कि मैंने आपको कोई चीज 100 वाली 120 में बेची, 20% ऐड करके, तो इसमें कितने का प्रॉफिट है? 20 का। मैं कहता हूं यार ये जो 120 की चीज है ना, मैं इसे लेके ही 108 में आ रहा हूं 10% कम करके। अब मुझे बताओ इसके अंदर कितना प्रॉफिट रह गया? 20 थोड़ी ना रह गया। अब 20 में से 12 रुपए कम हो गया ना, तो अब तो 8 का ही प्रॉफिट एलिमेंट बचा रह गया ना, क्योंकि 12 रुपए तो मैं पहले ही कम लिया है, बस वही बात हो रही है, ठीक है ना। अगला है रोशन श्रीवास्तव का, फिर से इन्होंने एमसीक्यूज का पूछा है, कोई डाउट? मैंने एमसीक्यू की सेपरेट वीडियोस दी है आप लोगों को, मैंने कहा भी था। 20, हम कहते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। वो कहते हैं मर्जर में सारे रिजर्व्स आते हैं, बिल्कुल सही बात है। हम कहते हैं परचेज में कोई भी रिजर्व नहीं आता, हाँ तो गलत बात होगी ना। नन ऑफ द रिजर्व, भाई स्टेटू रिजर्व को दिखाते नहीं हो क्या? अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व टू स्टेटू रिजर्व, वो तो आता है ना। एंट्री 2 में नहीं आता, पर अलग से तो स्टेटू रिजर्व को दिखाते हो ना। तो इस वजह से आपके बोला गया कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है ना, इसलिए है, वो चीज आ रही है। अच्छा, इस प्रॉफिट का ट्रीटमेंट क्या होता है बेटा? उतने से स्टॉक कम करोगे और उतने से पीएनएल आपका डेबिट हो जाएगा, उतने से प्रॉफिट कम हो गया, उतने से स्टॉक कम हो गया। अगला है सक्षम का, सर व्हेन क्वेश्चन टेल्स डायरेक्टली टू मेक बैलेंस शीट सो कैन वी डू कंप्यूटेशन ऑफ पीसी, कंप्यूटेशन गुडविल कैपिटल लॉन्ग विद सम जनरल एंट्रीज वर्किंग नोट? हाँ बिल्कुल। तो पीसी तो आपको बनानी ही बनानी है, आपको ट्रीटमेंट गुडविल कैपिटल सब निकालने हो, तो मेन आंसर है उसको तो नंबर मिलने हैं।
पीसी के नंबर होते हैं जो हम क्लास में बनाते हैं, गुडविल कैपिटल सबके नंबर है, वो तो वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है, वो बनाने हैं। जर्नल एंट्रीज आप ना भी डालो, वो तो मैं इसलिए बताता था आपको ताकि आपको फ्लो क्लियर हो बैलेंस शीट बनाने के लिए, बट आपको थॉट देना पड़ेगा। मांग चाहे बैलेंस शीट रहे, बाकी चीजों की वर्किंग है। अगला है सत्यम का कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन 20 में पीसी और नेट कंसिडरेशन सेम नहीं आ रहा नीचे वाले नोट के हिसाब से। बिल्कुल सेम आएगा बेटा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बच्चा कह रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन में 20 जो था उसमें जो मैंने आपको नोट लिख के दिया है उसमें कह रहा है कि वो सेम नहीं आ रहे। बेटा वो सेम आएंगे ही आएंगे, सेम आएंगे ही आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको मेरे को अगर आप कह रहे हो तो मुझे एक एक वैल्यूज लिख के दिखानी पड़ेगी जिससे आपको आइडिया लगेगा फिर वो, क्योंकि जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ दिख रही है। तो बेटा जिसको एमसीक्यू में डाउट है, एमसीक्यू की वीडियो अलग से सॉल्व वीडियो पूरी अपलोड कर रखी है, वहां से जाके चेक कर लीजिए। आप लोगों को एमसीक्यूज की वीडियोस अलग से एप्लीकेशन पे दिख जाएगी। तो नेट एसेट्स में क्या क्या बेटा टेकन ओवर देखते चलो एक एक करके। यहाँ पर मैं हमने पीपी की वैल्यू लगाई थी 3,08,400। ठीक है, वो आपको दिख रहा था। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री की वैल्यू 72,000, 10% से कम करा था। फिर ट्रेड रिसीवेबल है जो सेम है 1,10,000। फिर कैश एंड बैंक है, और कैश एंड बैंक आपका टेक ओवर होके कितना आ रहा था, 15,000 पुरानी कंपनी का जो था, क्योंकि 20 था, 20 में से 5 का खर्चा उसने खुद पे किया था, तो इसलिए 15 ही उठ के आ रहा था। फिर अगला है आपके पास में लाइबिलिटीज, जिसमें ट्रेड पेबल जो थे वो 1,20,000 उठ के आ रहे थे, क्योंकि उनको 12,000 शेयर दे रहे हैं 10 वाले, तो उनकी जो वैल्यू है टेकन ओवर वो 1,50,000 मत ले लेना, वो 1,20,000 है। फिर जो एक्रूड इंटरेस्ट है वो कितना था, 20,000 है। फिर माइनस डिबेंचर्स है। वो कितने के थे, 2 लाख के ही थे, तो वो तो एज इट इज दिख भी रहे होंगे बैलेंस शीट में, अगर उन्हें रीपे नहीं किया हमने। हाँ, तो 2 लाख है। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई। वन सिक्सटी फाइव 400। और पीसी कितनी आई थी हमारे इस क्वेश्चन में, चेक करो। पीसी भी 165,400 ही है, देख लो। तो डिफरेंस है ही नहीं कि कुछ गुडविल कैपिटल से बनेगा, वही मैंने नोट लिखा था। ठीक है ना, ये जिन जिन बच्चों को डाउट था इस क्वेश्चन में वो मैंने डाउट क्लियर कर दिया। ठीक है, अगला कहता है शर्मा जी, शर्मा जी का लड़का आ गया जी, शर्मा जी का लड़का आ गया। कहता है क्लास क्वेश्चन 19 में जब सेवा में जनरल एंट्रीज में सेकंड एंट्री का डिफरेंस तो पीपी से एडजस्ट किया था, बट एक्सपेंस पे की 990 गुडविल में क्यों किया, क्योंकि नेचर ऑफ परचेज है ना। अब नेचर ऑफ परचेज है तो ऑब्वियसली डिफरेंस खर्चा पे करना आपका नुकसान है, तो कहाँ जाएगा, गुडविल या कैपिटल जब टू बैंक, इसलिए गुडविल को डेबिट किया। अब कैपिटल जब तो तब डेबिट करोगे जब कैपिटल जब होगा, इसी का जो वाइसा वर्सा क्वेश्चन क्लास में किया था, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। अगला है शशांक, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 17, डिस्चार्जिंग प्रेफरेंस शेयर्स कैन वी अज्यूम दैट इशू प्राइस 110, नो, हम टेक ओवर प्रीमियम पे करें, इसके केसेस क्लास में कराए थे शशांक। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर 18,700 इंटू 100 ही आएंगे, क्योंकि वो प्रेफरेंस वाले में बड़ी क्लियर लैंग्वेज है और उसके मैंने केस आपको बताए भी थे। वो हमेशा जब भी लिख रहे हैं हम डिस्चार्ज ही प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो इट मीन्स उनको टेक ओवर ही प्रीमियम पे कर रहे हैं, अपने वाला पार पे ही है। ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन में जो करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज में से वो अमाउंट तो लेस किया ही नहीं जो इंटरओइंग का है, डेटर एंड क्रेडिटर 137,850। बेटा ध्यान सुनो, जब आप नेट एसेट्स लेते हो, जब आप पीसी निकालने के लिए नेट एसेट लेते हो, उस समय थोड़ी ना इंटरओइंग माइनस करते हो। इंटरओइंग में तो बाद में ही माइनस होना है, जब एक जगह उठ के आ जाएंगे। एक ए लिमिटेड आ रही है, एक बी लिमिटेड आ रही है, ये दोनों का आपस का कुछ लेना देना है। जब मैं एक जगह लेके आऊंगा, जब नेट एसेट्स कंप्यूट कर रहा हूं इंडिविजुअली दोनों के, तब थोड़ी ना आपस का कैंसिल करूंगा। जब वो एक जगह उठ के आ जाएंगे, बाद में कैंसिल करते हो ना लास्ट में एंट्री में क्रेडिट टू डेटर। पीसी निकालते समय थोड़ी ना करोगे। हाँ, इसमें यह बोला था कि अगर उनके डेटर को क्रेडिटर को मैं कम वैल्यू पे लेके आ रहा हूं, तो हम इंटरओइंग को हटा के वो प्रोविजन देखते हैं, क्योंकि उसने तो कैंसिल हो जाना है। पर इंटरओइंग कभी भी माइनस करके नहीं लेते जब भी आप नेट एसेट्स निकालते हो। जब भी आप एंट्री 2 की बात करते हो, तब थोड़ी ना माइनस करके लोगे। वो तो जब एक जगह होके आएंगे, इकट्ठे होंगे, बाद में ही कैंसिल करोगे ना। ठीक है, फिर अगला है शुभम का। गुड मॉर्निंग सर, आई हैव अ डाउट इन क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चन। वाई इन दिस क्वेश्चन देयर इज परचेज नॉट मर्जर। इवन इक्विटी वालों को इक्विटी दे रहे हैं, एसेट्स की वैल्यू भी चेंज नहीं कर रहे, रिजर्व भी आना चाहिए ना, नहीं बैलेंस शीट में। क्वेश्चन 21 में, हाँ ये मैंने आई थिंक नोट लिखवाया था, जाके देखो। जब भी, सही बच्चे बोलेंगे, जब भी आपके पास में वैल्यू पर शेयर दिया होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर दिया होता है, हमेशा क्या मानते हो, नेचर ऑफ परचेज। समझे, ये नोट लिखवाया था आपको, जाके देखो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड के ऊपर पेज नंबर 7 या 8, जहां पे भी कॉन्सेप्ट है। अगला है श्वेता परदेशी का। प्लीज एक्सप्लेन इन केस व्हेन कैश इज टेकन ओवर और नॉट, when does the balance figure comes and when we have to take purchase consideration in the form of cash amount in equity shareholder on the debit side। my interpretation, बच्चे की इंटरप्रिटेशन पहले सुन लेते हैं। वो कहता है लाइक इन क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ क्लास क्वेश्चन, कैश टेकन ओवर केस परचेज कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कैश अमाउंट इन डेबिट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। कौन सी इंग्लिश लिखी है श्वेता बेटा, मेरे को भी समझ नहीं दीजिए। श्वेता ने कुछ कुछ तो लिखा है। उसने बोला क्लास क्वेश्चन 15 कैश टेकन ओवर केस, हाँ तो सब कुछ जा रहा है तो कैश जाएगा। परचेज कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ कैश अमाउंट इन डेबिट टू इक्विटी, हाँ तो वो इक्विटी वालों के लिए कैश साफ लिखा है। इक्विटी वालों के लिए कैश आ रहा है, तो वो कैश इक्विटी वालों के लिए लास्ट में उनको दिया जा रहा है। क्वेश्चन 25 ऑफ होमवर्क क्वेश्चन, कैश नॉट टेकन ओवर कैश, इंस्टेड ऑफ टेकिंग पीसी इन द फॉर्म ऑफ कैश अमाउंट टेक बैलेंसिंग फिगर ऑफ कैश। Also, we don't give any effect in the old company of purchase consideration in the form of cash to preference holder. Does it get adjusted in realization profit or loss? बेटा मुझे आपकी मतलब अंग्रेजी मतलब कुछ जो है समझ आई है और कुछ समझ नहीं आई है, तो मैं सिर्फ इतनी सी बात करूंगा कि आपके पास यहाँ पर मैं जो भी आपने डाउट लिखा है उसमें मैं इतनी सी बात बताऊँ, कैश टेक ओवर हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं जब भी दो कंपनियां मिलकर एक न्यू कंपनी बन रही है, अमेलगमेशन हो रहा है, जब भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एक कंपनी दूसरी को टेक ओवर कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है, अगर वो अलग से नहीं बोल रहा कैश हमेशा जा रहा है, मतलब एक कंपनी दूसरी को टेक ओवर कर, कैश जाएगा ही जाएगा। कैश दो केसेस में नहीं जाता, मैंने बोला था। पहला, जब वो वर्ड लिखता है एक्सेप्ट कैश, तो कैश नहीं जाता, काफी बार लिखता है। दूसरा, जब वो स्पेसिफिकली बोलता है, जिसका लेके एक आधा क्वेश्चन ही था कि मैं सिर्फ आपके 4 एसेट लेके जा रहा हूं जी, 3 एसेट लेके जा रहा हूं, 5 एसेट लेके जा रहा हूं बस, तो उन एसेट में अगर कैश का नाम नहीं है तो नहीं जाएगा, वरना हमेशा जा रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, अमेलगमेट हो रहा है, हमेशा जाएगा। अब रही बात पुरानी कंपनी के बुक्स में, अगर कैश टेक ओवर कर लिया परचेजिंग कंपनी ने, तो फिर वो रियलाइजेशन में अकाउंट में जाके खत्म हो जाएगा। तो वो तो पुराने वाला तो टेक ओवर हो गया, तो रिलेशन में जाके खत्म हो गया, उसका तो कुछ करना नहीं। ठीक है ना। और जो परचेजिंग कंपनी ने मान लो पीसी में कुछ कैश दिया है, अगर प्रेफरेंस के लिए दिया प्रेफरेंस को मिल जाएगा, इक्विटी के लिए दिया इक्विटी को मिल जाएगा, वो बात खत्म होगी। जैसे यहाँ इक्विटी के लिए दिया, अगर कैश टेक ओवर नहीं हो रहा तो आपके पास कैश अपना खुद का पड़ा है। हो सकता है परचेजिंग कंपनी ने भी आपको कैश दिया, हो सकता है कुछ आप खर्चे अपने पे कर रहे हो, तो वो सब कंक्लूड करने के बाद जो अंत में कैश बचता है वो इक्विटी वालों को हम देके क्लोज कर देते हैं। क्योंकि प्रेफरेंस के लिए तो वो स्पेसिफिकली बोलते हैं कि प्रेफरेंस शेयर भेजा, कुछ भेजा, या अगर कैश भेजा तो उनको वो दे देंगे। तो बचा हुआ सारा करने के बाद कैश इक्विटी को दे देंगे, बस वो आपका तरीका है। यही हमने सीखा है पूरे चैप्टर में, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आपका आई थिंक डाउट क्लियर हो जाना चाहिए श्वेता बेटा। अगला डाउट है सिंपल रसैनी का। प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 में परचेज कंसिडरेशन शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस इनकी फिगर कैसे आई समझ नहीं आई। ला ला ला,
अब ये समझ नहीं आया, शेयर कैपिटल रिजर्व इन सरप्लस। अरे कैसे आई, ये लिखा तो है, अभी तो समझाया था बेटा। ये तो सिंपल से नहीं बेटा, यही 11th 12th ये सारे एक जैसे क्वेश्चन ही तो थे, इनमें कोई फर्क ही नहीं था। लो, यहाँ लिख तो रहा है वो कि प्रेफरेंस वालों को बराबर नंबर के 15% प्रेफरेंस शेयर देंगे, 150 पे देंगे। तो अभी कितने हैं, 300 और 200, और ये 100 रुपये वाले हैं, और ये वैल्यूज कितनी, लाख। तो ये कितने शेयर हो गए, ये 3 लाख है 100 वाले, ये 2 लाख है 100 वाले। तो इनका अपने वाला कितने का दे रहे, 150 का, तो 3 लाख इंटू 150, 2 लाख इंटू 150। ठीक है जी। फिर अगले वाला था डाउट, इनको एक के बदले 5 शेयर दे रहे हैं। अभी ये कितने शेयर है इक्विटी वाले, ये 8 लाख है 100 वाले, ये 7.5 लाख है 100 वाले। अब ये कैसे हो रहे हैं, एक के बदले 5 शेयर दे रहे हैं, तो 8 लाख इंटू 5 कितना हो गया, 40 लाख शेयर दे रहे हैं। अपने वाला 30 पे दे रहे हैं, उसने साफ बोला है। और यहाँ एक के बदले 4 दे रहे हैं, तो यहाँ कितने थे, 7.5 लाख शेयर, एक के बदले 4 दिए, तो 30 लाख शेयर दिए 30 पे। ये आ गया आपका। फिर एक जनरल क्वेश्चन था, सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, मतलब रिवीजन करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। रिवीजन के लिए बेटा अगर तो आपको होमवर्क के बजाय टाइम मिलता है तो आपके पास उसी टॉपिक की कर सकते हो, जो भी आप अगर टेस्ट देते हो, जो इंडिविजुअल आपके टेस्ट वगैरह होते हैं उसके लिए। अगर आपको ये नहीं सोचना भी पिछले वालों की रिवीजन मैं कैसे करूँ या क्या करूँ, वो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, धीरे धीरे सब्जेक्ट्स के सिलेबस कंप्लीट होते तब आप अपनी सेल्फ रिवीजन में जाते हैं, अभी नहीं आपको करनी होती। अभी सिर्फ जो डेली में टीचर करा रहा है उसी को आपने करना होता है, ठीक है ना, वो चीज़ है। अगला है सिमरन दिमन का डाउट, इन पिक्चर, तो बच्चे ने पिक्चर में डाले हैं। ये डाउट कब खत्म होंगे कालिया। पिक्चर खुलने में 1-2 मिनट लग जाते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 28, वाई नॉट एट गुडविल ऑफ बोथ कंपनीज इन बैलेंस शीट है। करी तो है बैलेंस शीट में, एक की गुडविल थी एक की कैपिटल ऑफ थी बेटा होमवर्क में। प्रैक्टिस इन द क्लास का, नहीं क्लास में तो 26 तक ही थे, तो इसमें तो बेटा एक की गुडविल एक की कैपिटल ऑफ थी ना होमवर्क, ये कल क्लास में कराया था 28 में डिस्कस। ये देखो एक की गुडविल है एक की कैपिटल ऑफ है, तो दोनों को नेट करके ये आ रहा है, और ये बैलेंस शीट में दिखाई है गुडविल। ये देखो ये वही गुडविल है, दिखाई है बिल्कुल। अगला है क्वेश्चन की लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है बेटा, वो ऑटोमेटिकली जो सिमरन है बेटा, वो विद आपको प्रैक्टिस से आते हैं। जब आप बार बार उन क्वेश्चन को देखते हो करते हो, जब आप रिवीजन में आओगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको समझ आता है अच्छा इसका मतलब ये है, अच्छा इसका मतलब ये है। क्योंकि यार पहली बार चीज कर रहे हो, आपके लिए ऑब्वियसली क्या है वो अजीब लगेगी लगेगी। इट टेक्स टाइम, सर्टेन टाइम फॉर एब्जॉर्प्शन, मतलब आपको एब्जॉर्ब करने में समझने में समय लगता है। आप ये कैसे सोचोगे कि मतलब कई बार कोई चीज़ कोई चैप्टर है मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें चीज़ें ज़्यादा थी। हमने भी देखो क्लास के अंदर में 2-2 सवा 2-2 घंटे की 12 क्लासेस लगाई है इस चैप्टर में, कम नहीं होती बेटा। वो इसलिए क्योंकि चैप्टर इतना डिमांड करता है, ठीक है ना। अगला है सिमरन धीमन का तो कर लिया, स्माइल का है नाम। स्माइल ने डाउट पूछे, इन दिस क्वेश्चन एंट्री 2 में क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा है, तो हमने गुडविल को सेपरेटली ना शो करके बैलेंसिंग फिगर दिखाया है। बट इफ डेबिट साइड वाज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड, फिर गुडविल का अमाउंट डेबिट साइड पे सेपरेटली शो करते ना, एंड बैलेंसिंग फिगर इन कैपिटल जब होता। बेटा वो नेट करके हो जाएगा, आप समझो मेरी बात में। अगर पुरानी कंपनी की कोई गुडविल दिख रही है समझो, और आप सेकेंड एंट्री में जब लेके आ रहे हो पीसी नेट पेमेंट से, तो एंट्री का डिफरेंस गुडविल या कैपिटल जब आना है, तो पुराने की आपको दिखानी ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब अगर आप गुडविल लिखोगे तो बची हुई गुडविल या कैपिटल जब उसी में हो गया, आप नहीं लिखोगे तो ऑटोमेटिकली उसी में आ गया, तो उसमें लिखना ही नहीं है। उनको आता ही नहीं है, वो आपके पुरानी का दिखाएंगे नहीं, क्योंकि उस एंट्री से आ जाना है, वो चाहे गुडविल आए चाहे कैपिटल जब आए। आप गुडविल भी डालोगे तो कैपिटल जब और बढ़ जाएगा, उन दोनों ने नेट ही होके दिखना है, उन दोनों ने नेट ही होके दिखना है। तो इसलिए वो चीज आ रही है। जो सुजल यहाँ पूछ रहा है उसमें भी यही है, आप 80,000 को राइट ऑफ कर दोगे तो 20,000 बचा हुआ भी गुडविल से ही सेट ऑफ होगा ना। बेटा एक कंपनी की गुडविल और एक की कैपिटल बैलेंस शीट में नेट करके हम एक ही दिखाते हैं,
बस इतनी सी बात है। अगर गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर नहीं हो रही है, स्माइल का अगला डाउट है, पर परचेजिंग कंपनी ने ओल्ड कंपनी की गुडविल की वैल्यू लगाई है, तो हम गुडविल को एज अ बैलेंस फिगर शो करते हैं इस क्वेश्चन में। बेटा उस क्वेश्चन में तो अगर अलग से गुडविल की वैल्यू लगाता है तो पीसी ही नेट एसेट से आ रही होती, फिर नेट पेमेंट से आती ही नहीं, तो फिर एंट्री में डिफरेंस ही नहीं आता। मैंने कहा अगर गुडविल की वैल्यू ही आप अपने पास अलग से लगाते हो तो उस केस में आप हमेशा देखना पीसी नेट एसेट से आती है, नेट पेमेंट से आती ही नहीं है, खुद देख लेना, तो फिर एंट्री 2 में डिफरेंस आएगा ही नहीं। ठीक है ना। अगला है स्माइल का, इन प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 22, अगर मैं डेटर्स माइनस करने के बाद 5% प्रोविजन कर दूं एग्जाम में तो आंसर गलत तो नहीं होगा? नहीं बेटा, मैंने जैसे बोला था आप आईसीआई ने वैसे किया हुआ है, आप वैसा कर देंगे बेटर, और नीचे अपने पास में करके दिखा सकते हैं। ठीक है ना, तो वो चीज़ है। ठीक है ना। अंकित बेटा, वी जनरली डोंट प्रेफर बिकॉज इंस्टीट्यूट जो है वो हमेशा यही बोलता है कि गुडविल कैपिटल को नेट करके एक ही दिखाते हैं, क्योंकि एक का कैपिटल लॉस है, एक का कैपिटल प्रॉफिट है, तो आप दोनों चीजें अलग अलग क्यों दिखाओगे? तो आपके लिए तो नेट में वो एक ही चीज हो गई ना, इसलिए हम अपने पास में बोलते हैं। ठीक है ना, तो वो हम हमेशा ऐसे ही करते हैं। एंड प्लीज एक बार के लिए लेट मी जस्ट क्लोज विद द डाउट जो यहाँ पे बच्चों के हैं। अभी भी कितने बचे हैं? ये खत्म ही नहीं होते, ये ना खत्म हो गए। चलो, अगला है प्रैक्टिस क्वेश्चन 13 में 7 पॉइंट पूरा एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस। 7 पॉइंट तो पूरा आपके पास बेटा ये समझाया मैंने, पहले भी समझा चुका हूँ। 1.5 करोड़ के शेयर्स है, 1 करोड़ 5 लाख शेयर हम इशू कर चुके थे बेटा, सोनी बेटा, तो बचे 45 लाख शेयर्स रह गए, बैलेंस 45 लाख शेयर्स है, तो 1.5 करोड़ के शेयर्स है, माइनस 1.05 करोड़ के शेयर्स हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो इसकी वजह से 45 लाख शेयर्स बच जाते हैं, जो हमने अपने पास में क्या एंट्री डाली? बैंक टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। आई थिंक ये पॉइंट तो पता नहीं हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 45 लाख इंटू 35 हमने किया, इंटू 10 इंटू 25, क्योंकि शेयर आपका कितने पे इशू हो रहा था? 35 में, तो ये 45 लाख इंटू करके करना है। ठीक है, क्योंकि हमने यही माना है प्रीमियम, अगर आप पार मानोगे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट का रेलिवेंस ये था। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस ये है कि दोनों कंपनीज का जो आ रहा है उठ के वो कौन सा क्वेश्चन था? 13, प्लस जो शेयर इशू करे और माइनस जो खर्चा दिया। आई थिंक इसको तो मैंने क्लास में पूरे एक्स्ट्रा पॉइंट्स करा के सेवा भाव से भी आपको कराया था, बिल्कुल। तो देखो ये दोनों कंपनीज का कैश उठ के आया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने जो खर्चे पे करे वो माइनस हो गया, और जो नए शेयर इशू करे थे 45 लाख शेयर, 35 में वो ऐड हो गया, तो करके आ गया। फिर अगला कह रहा है सुजय का, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ लोन इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड एंड एक्स वाई लिमिटेड इन क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ ए क्यू। बेटा उसमें एक्स लिमिटेड में जो लोन दिख रहा था वो तो टेक ओवर ही नहीं था, तो उसके बदले अलग से शेयर मिल रहे थे, और वाई लिमिटेड के केस में वो उठ के जा रहा होगा तभी तो उसने पीसी में शेयर दिए उसके लिए। ठीक है ना। इफ कैश एंड बैंक इज टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी बट एनी लायबिलिटी एसेट इज नॉट टेकन ओवर एंड हैव टू बी डिस्चार्ज, वेदर कैश एंड बैंक विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड। उसमें पे करने के लिए ऑब्वियसली आपके पास कैश पहले से पड़ा होगा, वो है नहीं आप कह रहे वो तो ले गया, तो एसेट भी बिकेगा और लायबिलिटी पे कर पाओगे, या परचेजिंग कंपनी कैश दे रही होगी, तो आपको फिर पक्का ही पक्का कैश एंड बैंक बनाना पड़ेगा, बिल्कुल। इन प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 28, if we have to pass journal entry in the books of Akash and Ganga Limited to close their book, will it involve internal reconstruction entries? The answer is no. वो सीधा आपकी सारी चीजें रियलाइजेशन का लॉस निकल के कहाँ चला जाएगा? वो ऑटोमेटिकली इक्विटी में जाके किताबें खत्म हो जाएगी, वो नॉक ऑफ होगा ही होगा, मतलब पीसी नहीं है ना वहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली किताबें आपकी क्लोज हो ही जाएगी। वो ऐसा नहीं कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की एंट्रीज डालने सुझे बेटा। प्लीज फोटो अपलोड वाले को कंपलसरी मत करिए, पता नहीं क्यों मेरे फोन में होती ही नहीं, 7-8 बार ट्राई करने के बाद जाकर होती है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि फोटो डालना कंपलसरी मत करिए, ठीक है मैं टीम से कह दूंगा, वो इसलिए होता है बेटा ताकि वो मतलब एक पर्पस के लिए है वो, मैं टीम से बात करूंगा अगर पॉसिबल हुआ कि आप डाउट डालने के लिए फोटो कंपलसरी ना रखा जाए। ठीक है, तो आपके डाउट्स जो है बेटा मैंने तीनों क्लियर कर दिए सुझे बेटा।
तनिष्क का डाउट है सर, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 17 में अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 15,000 रिलेशन में आ सकता है क्या? द आंसर इज बिल्कुल नो, वो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हमने पुराने में दिखाना तो अनरिकॉर्डेड है, जो किताबों की चीज है वही जानी है। अगर वो स्पेशली बोले अनरिकॉर्डेड एसेट को एक बार किताब में दिखाओ, तो पहले दिखाने के लिए आप एंट्री डालोगे, एसेट को डेबिट करोगे टू पीएनएल, प्रॉफिट बढ़ाओगे, और फिर उस एसेट को रियलाइजेशन में भेजोगे, तो उतने से आपका रियलाइजेशन का प्रॉफिट कम हो जाएगा, और वो पीएनएल बढ़ चुका था, जाना इक्विटी वालों में, तो हम उसको दिखाते ही नहीं है, पुराने में कोई रोल नहीं है। हाँ, अनरिकॉर्डेड एसेट अगर परचेजिंग कंपनी लेके नहीं जाती और आप अलग से बेचते हो, तो बस बाय कैश एंड बैंक आ जाएगा। अभी क्या हो गया, वो पीसी में ही आ गया ना, परचेज कंसिडरेशन उसी की वजह से ज्यादा है। बट अगर वो लेके नहीं जा रही, आप बेच रहे हो, तो यही है, आपने +2 में भी डिसोल्यूशन में यही सीखा था, फाउंडेशन में भी, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है तो वो ट्रांसफर में नहीं आ रहा, बट उसको बेचोगे तो बाय कैश एंड बैंक आएगा, पे करोगे तो टू कैश एंड बैंक आएगा, वही है। यहाँ पे वो बाय कैश एंड बैंक टू कैश एंड बैंक भी क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो पीसी में ऑलरेडी आ गया। 26 का परचेज कंसिडरेशन कैसे निकाला बेटा, कल के क्वेश्चन में तस्नीम बेटा सिखाया था, वहां से जाके देखो, मैंने आज भी अभी समझा दिया था। फिर अगला है तस्नीम का, ये असाइनमेंट क्वेश्चन 25 है, इस क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में ये दिया है कि मेक पीडीडी और ट्रेड रिसीवल में इंक्लूड है 20,000 रुपये ड्यू फ्रॉम के। पीडीडी बनाने से पहले अनलिमिटेड का डेटर को एक्सक्लूड क्यों नहीं किया, ये मैंने पूरा समझाया था, होना चाहिए था, आईसीआई महान है, आईसीआई सर्वोत्तम है, आईसीआई ने नहीं किया, मैंने पूरा उसका आंसर तस्नीम बेटा करके दिखाया था आपको। क्लास का क्वेश्चन 25 भी और जो होमवर्क का भी क्वेश्चन सिमिलर ऐसा ही था, ठीक है ना, तो बिल्कुल वो होना चाहिए था, वो इंस्टीट्यूट ने ऐसे किया हुआ है, ठीक है ना। अगला डाउट है फिर से तस्नीम का, सर क्वेश्चन 26 में नेचर ऑफ परचेज क्यों माना गया जबकि नेचर ऑफ मर्जर की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्योंकि आपके पास में गुडविल की वैल्यू अलग से लगाई जा रही थी। एंड दूसरा, मैं एक चीज़ आपको हमेशा ही बोल देता हूँ, हमारे पास इंस्टीट्यूट के केस में हमेशा क्या होता है, आप देखेंगे जितने पूरे चैप्टर में आपने क्वेश्चन किए, जब भी आप पीसी नेट एसेट से निकाली है, आप पूरे चैप्टर में देख लेना, जब भी पीसी आपने नेट एसेट से निकाली है, तो आपका नेचर ऑफ परचेज ही होता है। अनटिल वो आपको स्पेसिफिकली बोलेगा मर्जर, वो कभी बोलता नहीं, तो आपके लिए नेचर ऑफ परचेज वैसे ही हो जाता है, मतलब बाय डिफॉल्ट हम लेके चल लेते हैं। जब भी पीसी आप नेट एसेट से निकाल रहे हो, तो हमारे लिए वो नेचर ऑफ परचेज ही होता है, या वो क्वेश्चन में देखो 99% खुद ही बोल देता था, नहीं है तो आपके पास वो नेचर ऑफ परचेज ही हो रहा है, ठीक है ना। नेचर ऑफ मर्जर हमेशा आपने देखा होगा नेट पेमेंट वाले में आ रहा होगा। प्रैक्टिक विकास का डाउट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 13 का पॉइंट नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 7 का नेचर ऑफ परचेज का बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटस रिजर्व को लेस करना चाहिए 600 से। पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 13 का पॉइंट नंबर 7 देख लेते क्या है, क्या वो यही है? हाँ, ये ऑलरेडी हो गया है। और क्वेश्चन नंबर 7 का नेचर ऑफ परचेज का बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस स्टेटस रिजर्व को लेस करना चाहिए 600 से। 600 से क्यों करेंगे, सिर्फ इसके वाला ही करेंगे ना, इसका तो पहले से ही दिख रहा है, इसको ही तो पहले से ही दिख रहा है, यही वाले की तो एंट्री डाली है ना, तो सिर्फ 300 से ही तो करेंगे। खुद का जो दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है, खुद का जो दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है, दूसरे का जो आ रहा है उसी को तो प्लस माइनस करके दिखाओगे। 300 तो पहले ही आप ही का दिख रहा है, आप ही की बुक से, ठीक है ना, एक्स वाई को टेक ओवर कर रहा है, तो 600 से तो ना करेंगे, 300 से ही करेंगे। अगला है मिठू डॉन का डाउट, गुड मॉर्निंग सर, ट्रांसफर कंपनी की बैलेंस शीट में ट्रांसफरी कंपनी की कौन सी गुडविल आएगी? ट्रांसफरी कंपनी गुडविल इन बैलेंस शीट कैलकुलेटेड गुडविल, क्या लिख रहा है? ट्रांसफर कंपनी की बैलेंस शीट कब बनेगी? ट्रांसफर तो आपके पास में कौन सी है, पुरानी वाली है, उसकी बैलेंस शीट कब बनती है? उल्टा लिख दिया होगा, ट्रांसफरी कंपनी की बैलेंस शीट लिखना होगा। परचेजिंग कंपनी की बैलेंस शीट में किसकी गुडविल आएगी? जो दूसरी कंपनी की गुडविल लेके आ रहा है उसी की दिखाएंगे। खुद की गुडविल अगर किताब में दिख रही है वो आएगी, जो आपने रीवैल्यू करी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए, उसका कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए है। अगर आपने अपनी गुडविल की अलग से वैल्यू लगाई, जो कल ट्रूथ और मिथ में किया था, वैशाली लिमिटेड और एक आपका वसुधा लिमिटेड वाला क्वेश्चन था, वहां पे जो खुद की है वो तो खुद की दिख रही है, दिखती रहेगी, या नहीं दिख रही नहीं दिखाएंगे। पर जो दूसरी क्या उसके तो लेके आ रहे हो, उसके बदले कंसिडरेशन दे रहे हो, वो तो उसके बदले वो परचेज गुडविल हो गई, ठीक है ना, तो वही दिखेगी बस। अगला है नरेंद्र प्रताप का, सर एक जनरल क्वेश्चन है कि मेरा नवंबर में 15 दिन का बैकलॉग होने वाला है ड्यू टू सम रीजन, उसके कम से कम टाइम में कवर कर सकता हूँ क्या? हाँ, कम से कम इसलिए कैसे कर सकते हो बेटा कि उस समय आप अपने पास में उन्हें रिकॉर्डेड मोड में जब आप देखोगे, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देना, जो अननेसेसरी की चीज़ें होती है उसे हटा देना। तो कुछ क्लासेस आर इवन जब तक वो कंप्लीट नहीं होता, जो लाइव क्लासेस भी होगी वो भी चाहे रिकॉर्डेड में चले जाना, ताकि आपको ये लगे कि टाइम थोड़ा बच जाए, अगर आपको ये लगता है, ठीक है ना, तो आप वो यूज़ कर सकते हो अपने पास में स्ट्रेटजी। और होमवर्क के क्वेश्चन जो होंगे कुछ चैप्टर्स में आप ऐसा कर सकते हो फिर कि आप ऑडिट अप्रोच से करके कर सकते हो, कि अगर आपको समझ आ जाता है, आप लिख के करना चाहते हो आपकी मर्जी, आप ऑडिट अप्रोच से कर सकते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगाएंगे तो हो जाएगा,
ठीक है ना। चलो, पीडब्ल्यू वालों को बच्चा कह रहा है सेंड बुक सेंड कर देनी चाहिए। बेटा सारे अब तो बुक्स डिस्पैच हो चुकी है, पता नहीं कितनी बार हो चुकी है। सौभाग्य बेटा मेरी फ्लाइट जो है वो दिन में है, ठीक है। और वो सौभाग्य ने पूछा ये बता दो बस इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड कब लगेगा, जब वो स्पेशली बोलेगा। जब वो स्पेशली बोलता है कि हम इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर पे दे रहे हैं, कल किया ट्रूथ मिथ का, वसुधा वैशाली का, उनमें बोलता है। जब वैल्यू पर शेयर दे दिया फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो सीधा पीसी आ गई। जब बोल रहा है कि इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से देना, तब ऐसा आ रहा है। ठीक है ना। चलिए, यहाँ से बेटा डाउट जितने यहाँ पे फॉर्म में भरे थे वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं, जितने बच्चों ने डाउट्स भरे थे। तो होपफुली ये चैप्टर के जो भी डाउट्स है, ऑलमोस्ट हमें 1.5 घंटा लग गया इन सारे डाउट्स को कंप्लीट करने में। अब एटलीस्ट मैं मानता हूँ कि चैप्टर आपको अभी भी 90% टू 100% के बीच में अब एटलीस्ट आप लोगों को आता होगा। ठीक है ना। तो मैं आज की क्लास क्या यहीं ख़त्म कर सकता हूँ? यस सर, आप ख़त्म कर सकते हो। तो क्या हम अपनी मुलाकात अब मंडे को करेंगे विद द न्यू चैप्टर? यस सर, हम अपनी मुलाकात मंडे को करेंगे विद द न्यू चैप्टर। तो सारे बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, ठीक है जी, और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहेंगे। आपके पास यहाँ तक हमारे पास टोटल में इनफेक्ट आई थिंक 6 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं। AS 13, फिर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज किया, कैश फ्लो, बायबैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और मेलकमिशन। ठीक है ना, ये हमारे सारे चैप्टर्स जो हम तक कर चुके हैं। और अभी हमारे मैं बोलूँगा तो 2 एक चैप्टर्स ऐसे जो थोड़ा सा समय लेने वाले हैं, बाकी फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही आते हैं। ठीक है ना। तो वो चीज़ है। आ, बच्चे ने बोला है क्वेश्चन 19 का बी पॉइंट, बच्चे ने कहा जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। 19 का बी, इसमें 19 का बी क्या है? कुछ नहीं है। हम्म, साक्षी बेटा बी तो है ही नहीं इसमें, क्लास का हो सकता है आप पूछ रहे हो। आज गला क्यों दुख रहा है मेरा? बी पॉइंट में तो बेटा उसने ये बोला था ट्रेड पेबल्स वालों को हर 100 रुपए के बदले 16 रुपए नगद और 10 शेयर पार पे दे रहे हैं। तो और 100 के बदले 116 का सामान दे रहे हैं साक्षी बेटा। तो अगर 1 लाख के है तो 1 लाख के बदले 1,16,000 का सामान दे रहे हैं, जिसमें 16,000 कैश दे देंगे और 1 लाख के शेयर दे देंगे। दिवाली की छुट्टियां होगी, बिल्कुल होगी। दिवाली की छुट्टियां होगी, बिल्कुल होगी, घबराइए मत। मान के चलिए, देखो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख तो पक्का ही छुट्टी है। ठीक है ना। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख की तो पक्का ही छुट्टी है। शायद हो सकता है 31 की भी आप लोगों को करी जाए, वो डिपेंड करता है। मतलब मिनिमम 3 है, 1 2 3, शायद 31 को भी आ जाए। ठीक है ना। ठीक है ना। चलो, हाँ 1 महीने की कर देते, आप लोग अपना टाइम मई से सितंबर ले जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। चलो, ठीक है, आई थिंक अभी चीज़ें सारी शायद क्लियर होगी। डाउट सेशन आप लोगों का हो जाता है। मैं बेटा जानबूझ के आप लोगों के चैप्टर्स के साथ साथ डाउट लेते जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, और आप लोगों के मैक्सिमम जो चीज़ें हैं आ, वो आपकी क्लियर होती जाए, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है ना। और आपके सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट होते जाए साथ के साथ। बेटा बुक्स के लिए मैं टीम से बात कर लूँगा, बुक्स का क्या इशू चल रहा है। वैसे मेरे एंड से बिल्कुल ठीक है, बट अगर है तो मैं टीम से बात कर लूँगा। और वो बेटा विराट बेटा प्रैक्टिस से होगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाला पॉइंट डेप्शन एंड इन रिलीज इन प्रो वाला क्या लिख रहा है बच्चा? चलो अभी मैं निकल रहा हूँ बेटा, आपका कोई पेंडिंग रह जाएगा हम आगे टेकअप कर लेंगे। प्लीज़, या आप अपने पास डाउट इंजन में डाल देना अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है। ठीक है। जो फॉर्म में आए थे वो मैंने सारे एक बार के लिए टेकअप कर लिए। बाय बाय एवरीवन, लव यू मेरे प्यारे बच्चों, टेक केयर, ध्यान रखिए। मुलाकात अब आपसे मंडे को होगी। बाय बाय बेटा, बाय बाय।